कोई नहीं, रेफरेंस और रिवीजन वाली जो चैप्टर है वो निकालो, चैप्टर नंबर 32। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, रेफरेंस और रिवीजन पढ़ना है। रेफरेंस और रिवीजन। रेफरेंस जो होता है वो बस हाई कोर्ट को होता है। रिवीजन जो होता है वो हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन को हो सकता है। रेफरेंस बस हाई कोर्ट में, रिवीजन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। रेफरेंस का मतलब रेफरेंस के लिए भेजा जाता है उसको ओपिनियन लेने के लिए। हाई कोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए कोई चीज रिफर की जाती है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई एक्ट की वैलिडिटी, कोई ऑर्डिनेंस, कोई प्रोविजन की वैलिडिटी या अदर ग्राउंड पे भी भेजी जाती है कि हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे, और उसी ओपिनियन को अबाइड बाई करके जो नीचे की कोर्ट होती है जिसने रेफरेंस के लिए भेजा हुआ है, जिसने ओपिनियन लेने के लिए भेजा हुआ है, उसी हिसाब से वो जजमेंट देती है, फैसला देती है। और रिविजन तो जुरिडिक्शन होता है, रिविजनल जुरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट का, कोर्ट ऑफ सेशन का, जिसमें वो अपने से नीचे वाले कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स है उसका रिविजन, उसका वो रिविजन कर सकती है, रिविजन कर सकती है नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर्स का, जजमेंट का। और अगर कोई एरर है, जुरिडिक्शनल एरर है या कोई बेसिक एरर है जिससे जस्टिस जस्टिस डिफीट हो रही है, तो उसको करेक्ट करती है रिविजनल कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट भी है या कोर्ट ऑफ सेशन भी है। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे। रेफरेंस बस हाई कोर्ट में होगा, बस हाई कोर्ट में। रिवीजन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में, उससे उसके अलावा किसी कोर्ट, कोई कोर्ट रिवीजन नहीं करता है, और हाई कोर्ट के अलावा कोई कोर्ट रेफरेंस उसमें नहीं भेजा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 32 जो है, चैप्टर नंबर 32 वो रेफरेंस एंड रिवीजन से डील करता है, रिव्यू नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछी जाती है इसमें से कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीआरपीसी पूछा जाता था या बीएनएसएस। तो ऑप्शन में रहेगा रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ऑल ऑफ दीज या कोई भी। तो रिव्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रिव्यू नहीं दिया हुआ है सीआरपीसी या बीएनएसएस के अंडर में, रेफरेंस और रिवीजन है बस। तो रेफरेंस टू हाई कोर्ट, हेडिंग में है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजनी है ताकि उसका ओपिनियन जाना जाए, उस पॉइंट ऑफ लॉ पे क्या उसका कहना है। प्रोविजन है, वेयर एनी कोर्ट is satisfied that a case pending before it involves a question as to validity of, ये अंडरलाइन कर लो तुम लोग, involves a question as to validity of, involves a question as to validity of। अब किस चीज की वैलिडिटी, किसी भी चीज की वैलिडिटी, चाहे वो एक्ट हो, चाहे ऑर्डिनेंस हो, कोई प्रोविजन हो, पूरी की पूरी एक्ट ही का वैलिडिटी अगर लग रहा है डाउटफुल है, कोई उसका एक कोई सेक्शन है, सेक्शन का कोई पार्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है, एनीथिंग, कोई भी लॉ जिसकी वैलिडिटी लग रही है, क्वेश्चनेबल है, एनी डाउटफुल है, किसको लग रही है, नीचे वाली कोर्ट को लग रही है। एनी कोर्ट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, कोई भी कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट, क्या इन्वॉल्व करता है वो केस, अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन। तो उस एक्ट में, उस ऑर्डिनेंस में या उस प्रोविजन में, उसके प्रोविजन के किसी पार्ट में कोई चीज है जिसकी वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी क्वेश्चन में है कि ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं है, ये सेक्शन वैलिड है भी कि नहीं है, ये सेक्शन का ये पार्ट जो है वो वैलिड है भी कि नहीं है, मतलब लीगल वैलिडिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन एराइज आ गई है। देन क्या करेगा, फिर लिख रहा है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, क्योंकि ये क्वेश्चन एराइज कब हुआ, एक केस को डील करते हुए, एक केस को डील कर रहा था कोर्ट, उसी दौरान में ये क्वेश्चन एराइज हुआ कि ये डाउटफुल, कोई डाउटफुल डाउट क्रिएट हो गया है रिगार्डिंग एनी लॉ, वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। तो जब तक उसकी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी तब तक वो उस जिस इशू है कोर्ट के सामने वो डिटरमिन नहीं कर पाएगा। तो ये जो वैलिडिटी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना जरूरी है, किस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो उस कोर्ट के सामने है, ठीक है। क्योंकि वो मोटो तो कुछ ऐसा करना नहीं है, अगर वो, ये इसलिए है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब नीचे के जजेज है उसको लग रहा है कि नहीं अब कॉन्स्टी का ये प्रोविजन या सीआरपीसी का ये प्रोविजन डाउटफुल है, अब हम रेफरेंस के लिए भेजते हैं हाई कोर्ट, ऐसा नहीं करना है। वो तभी भेज रहा है जब उसके सामने कोई मैटर है और उस मैटर से कंसर्न है वो पार्टिकुलर प्रोविजन, और उस पार्टिकुलर प्रोविजन पे इसको डाउटफुल है, अपने मन से नहीं कि डाउट खोज के और रेफरेंस के लिए भेजना है।
रेफरेंस के लिए तभी भेजना है जब वो कंसर्न हो किसी केस के साथ और वो केस उसके सामने है सुनने के लिए, और उस केस को डिसाइड करने के लिए वो चीज का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, तभी वो डिसाइड कर पाएगा। ठीक है यसी? यस सर। हाँ, अपने मन से ये नहीं कि कोई लॉ में कोई डाउट क्रिएट हो गया है तो कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट रेफर करते रहे कि इस पे हाई कोर्ट का क्लैरिफिकेशन मांगे, वो एसोसिएटेड विद सम केस होनी चाहिए। तभी लिखा हुआ है द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, जो केस पेंडिंग है उसके सामने उसकी डिस्पोजल के लिए वो उस इशू का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। and is of and is of opinion that such act ordinance regulation or provision is invalid or inoperative। ठीक है, इनवैलिड को भी अंडरलाइन कर लो और इनऑपरेटिव को भी अंडरलाइन कर लो। और क्या ओपिनियन है जो जज के पास है ना, जिस जज के पास इशू है उस जज का ये ओपिनियन है कि जो पर्टिकुलर लॉ है वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, तभी तो वो भेज रहा है ना। अगर इस तरह की उसका ओपिनियन हो कि ये वैलिड है या ऑपरेटिव है तो फिर वो क्यों ही भेजेगा, उसकी डाउट ही नहीं राइज हुई तो फिर क्यों हाई कोर्ट का ओपिनियन चाहिए। प्रिजम्पशन एज टू द वैलिडिटी होनी चाहिए ना। प्रिजम्पशन क्या रखना है, प्रिज्यूम करना है कि सब कुछ वैलिड है, जो भी लॉ बना हुआ है सब कुछ वैलिड है, उसमें देयर इज नो इनवैलिडिटी, देयर इज नो पार्ट विच इज इनऑपरेटिव, सब कुछ वैलिड है और सब कुछ ऑपरेटिव है, यही मान के चलना होता है कोर्ट्स को भी। लेकिन उसका ये ओपिनियन है, उस जज का या उस मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि पार्टिकुलर प्रोविजन इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है। ठीक है, बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट और बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो बस लग जाना एक लोअर कोर्ट को ये लग जाना कि पर्टिकुलर प्रोविजन इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनऑपरेटिव है, तो वो लोअर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि उस प्रोविजन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दे। ये लोअर कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटेंसी किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो लिखा हुआ है कि और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं हेल्ड किया हुआ है, मतलब हाई कोर्ट ने अभी तक उस प्रोविजन को इनऑपरेटिव नहीं डिक्लेयर किया है या इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी उस प्रोविजन को इनऑपरेटिव या इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया हुआ है। अगर वो कर देता तो फिर इशू नहीं होती। ठीक है, तो यही सिचुएशन है कि एक लोअर कोर्ट के पास हाई कोर्ट से जो भी सबऑर्डिनेट है उस कोर्ट के पास कोई केस आया हुआ है, उस केस को डिटरमिन करते समय, रिजॉल्व करते समय किसी भी एक्ट का या किसी भी प्रोविजन का वैलिडिटी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन राइज हो गया है, ये प्रोविजन वैलिड है कि नहीं या ऑपरेटिव है कि नहीं, और जो जज है उसको ओपिनियन में इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, तो वही भेज देता है, रिफर कर देता है हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे इस पर। हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन है कि वैलिड है तो उस हिसाब से डिसाइड करेगा, इनवैलिड है तो उस हिसाब से डिसाइड करेगा। और हाई कोर्ट को भेजने का ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो लोअर कोर्ट है दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द इनवैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, ये डिसीजन लेने का हक किसको है, बस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ही है। द कोर्ट शैल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन, अपना ओपिनियन के साथ भेजेगा। ठीक है, क्यों उसको लग रहा है इनवैलिड है, क्यों उसको लग रहा है इनऑपरेटिव है। ठीक है, सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीलिम्स में ये भी पूछा हुआ है कि भेजना है कैसे भेजना है, बस भेज देना है, अपना ओपिनियन के साथ भेजना है। ये भी सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन को भी अंडरलाइन कीजिए, अपना ओपिनियन के साथ भेजना है। एंड द रीजंस देयर फॉर, और उसका रीजन भी, इसको भी अंडरलाइन करो यहां से लेकर के, सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजन देयर फॉर, अपना ओपिनियन कि इनवैलिड लग रहा है और इनवैलिड क्यों लग रहा है ये भी भेजना है, इनऑपरेटिव लग रहा है उस जज को और इनऑपरेटिव क्यों लग रहा है वो भी भेजना है, मतलब उसका जो डिसीजन है कि ये इनवैलिड इनऑपरेटिव है टुगेदर विथ क्यों लग रहा है वो इनऑपरेटिव या इनवैलिड, ये भेजना है हाई कोर्ट को उसको। एंड रिफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और क्या कर देना है, हाई कोर्ट को भेज देना है ताकि हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे उस पर, अपना ओपिनियन दे उस पर। ओके, मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। कल्पना, ये रेफरेंस का प्रोविजन है, रेफरेंस जो है वो बस हाई कोर्ट में हो सकती है, रेफरेंस बस हाई कोर्ट का ओपिनियन जानने के लिए रिफर किया जाता है मैटर को। रिवीजन हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन दोनों का रिविजनल पावर होती है। तो रेफरेंस के बारे में ये प्रोविजन है कि कोई भी कोर्ट जो हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट हो, सेशन कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, अगर वो कोई केस देख रहा होता है और उस केस को देखते समय उस जज को वो लगता है या उस मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई लॉ का प्रोविजन है, कोई स्टैट्यूट का कोई प्रोविजन है, कोई ऑर्डिनेंस है जो कि लग रहा है इलीगल है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनऑपरेटिव है, कि वो ऑपरेटिव ही नहीं हो सकता है, इस तरह की डाउट अराइज हो रही है उस जज को या मजिस्ट्रेट को,
और उसको लग रहा है कि ये इनऑपरेटिव है, इनवैलिड है, तो वो क्या करेगा, वो खुद तो डिसाइड कर नहीं सकता है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने वैसा डिसाइड किया नहीं है कि इनवैलिड, अनऑपरेटिव, इनऑपरेटिव या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर वो हाई कोर्ट को रिफर कर देता है उस मैटर को, उसको लिखता है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है इस केस से कंसर्न है और इसका डिसीजन लेना जरूरी है, और ये मुझे लग रहा है इनवैलिड है, और इस कारण से लग रहा है मुझे कि ये इनवैलिड है, ये सब लिख करके वो हाई कोर्ट को रिफर कर देता है, ताकि हाई कोर्ट अपना ओपिनियन उस पर दे, और जो भी हाई कोर्ट ओपिनियन देगा वो उसे माननी पड़ती है। ठीक है कल्पना भाई? ओके यसी निहारिका, तुम लोग को समझ में आई? कोई डाउट है यहाँ तक अभी सबसेक्शन 1 में? नो No, सर। हाँ, तो कई सारे क्वेश्चंस हो गए कि किस कोर्ट को भेजा जा रहा है, कौन कोर्ट भेज रहा है, कौन कोर्ट भेज रहा है, हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोई भी कोर्ट भेज रहा है, किसको भेज रहा है, हाई कोर्ट को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? क्योंकि देयर अराइजेस सम डाउट एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्ट प्रोविजन, किसी भी चीज का, तो बस आप क्या रखना है, वैलिडिटी क्वेश्चन में आ गई हुई है और उसका क्या ओपिनियन है कि वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और और पहले से डेफिनेटली वो मैटर डिसाइड नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर पहले से ही वो सेटल्ड होता है, इनवैलिड डिक्लेयर होता, तब तो ये से ही नहीं राइज होती। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दिस सेक्शन, रेगुलेशन मींस any regulation as defined in the General Clauses Act 1897 और in the General Clauses Act of State। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रेगुलेशन का मतलब बताया हुआ है, जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है उसका या स्टेट का भी होता है, दोनों में जो डेफिनेशन है वो माने हुए हैं। सब सेक्शन 2 पे आते हैं, लिखा है कि एक कोर्ट ऑफ सेशन, देखिए अब कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक्सप्रेसली दिया हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक्सप्रेसली दिया हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन में if it thinks fit in any case pending before it to which the provision of subsection 1 do not apply, जिसमें सबसेक्शन 1 का प्रोविजन डू नॉट अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि वैलिडिटी क्वेश्चन में नहीं है। सबसेक्शन 1 में किस ग्राउंड पे भेजना था कि उस पर्टिकुलर लॉ का ऑर्डिनेंस का कोई प्रोविजन की वैलिडिटी क्वेश्चन में आ गई हुई थी, उसकी लीगलिटी क्वेश्चन में आ गई थी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्वेश्चन में आ गई थी, उसका ऑपरेशन जो होता है वो क्वेश्चन में आ गया था, वो सबसेक्शन 1 में था। उसके अलावा किसी इशू पे दिया हुआ है सबसेक्शन 2 में, subsection 1 do not apply, refer the further decision of the high court any question of law arising in the here, any question of law को अंडरलाइन कर लीजिए, any question of law, any question of law को, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर डाउट है तो भी वो हाई कोर्ट को भेज सकता है रेफरेंस के लिए, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ किस चीज के रिगार्ड में हो, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ भी हो सकता है ना, अभी सब सेक्शन 1 में जो था क्वेश्चन, जो ग्राउंड था वो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ का ही था, किसी एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज हो रही है, डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या किसी प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हो रही है, वो भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया कि वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हो रही है। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब वैलिडिटी चैलेंज में नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी है, किसी भी तरह का मैटर सेटल्ड लग रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन को कि एम्बिगुअस है, इसमें डाउटफुल लग रहा है, ये वो डाउट रिगार्डिंग वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। एनी अदर डाउट, इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लग रहा है कि इस पे हमें हाईकोर्ट का ओपिनियन जाननी चाहिए तो हाईकोर्ट भेज सकता है हाईकोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए। तो सबसेक्शन 1 और 2 में यही डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि सबसेक्शन 2 में जो भेजने की पावर है वो बस कोर्ट ऑफ सेशन की है, कोर्ट ऑफ सेशन हाईकोर्ट को भेज सकता है रेफरेंस के लिए। और ग्राउंड क्या हो गया, सबसेक्शन 1 में ग्राउंड वैलिडिटी था, सबसेक्शन 2 में ग्राउंड एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ एक्सेप्ट वैलिडिटी, क्योंकि वैलिडिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, उसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन ही नहीं कोई भी कोर्ट भेज सकता है, और लेकिन उसके अलावा भी अदर क्वेश्चंस ऑफ लॉ अगर राइज हो रहे हैं अगर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, तो वो हाई कोर्ट का रेफरेंस लेने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए भेज सकता है। समझ में आ रहा है यसी? यस सर। हाँ, क्योंकि वैलिडिटी इज नॉट द ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रोविजन में एम्बिग्युइटी है, कोई एम्बिगुअस है, अनक्लियर प्रोविजंस है, वो सारे क्वेश्चंस ऑफ लॉ ही होते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड का इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है, सारे क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, लेकिन ये सब वैलिडिटी को तो नहीं चैलेंज कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोविजन ही इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो सबसेक्शन 1 था उसका जो बेसिस था दैट वाज क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी, सबसेक्शन 2 का एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ लॉ, एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन ऑफ लॉ को अंडरलाइन करवाया हूँ सबसेक्शन 2 में। ये कौन कर सकता है, बस कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, भेज सकता है हाई कोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए। सबसेक्शन 3 देखिए,
any court making a reference to the high court under subsection 1 or subsection 2 may pending the decision of the high court। अब जब भेज ही दिया है हाई कोर्ट का रेफरेंस ओपिनियन लेने के लिए, तो जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन आ नहीं जाता तब तक वो क्या करेगा, स्टे लगा देगा। आइदर commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon। तो उसके जो भी जरूरी लग रहा है कि मैं अक्यूज को बेल पे छोड़ दूं तब तक, जब तक वो ओपिनियन नहीं रहता, या जेल में ही रखूं, जो भी डिसीजन लगेगा वो करेगा, और बाकी मैटर को वहीं तक रोक के रखेगा, क्योंकि वहां पे डाउट अराइज हुई है तो वहां से आगे नहीं प्रोसीड कर सकता है। और जब तक उस क्वेश्चन पे आंसर ना आ जाए हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का जब तक आंसर ना आ जाता है तब तक उस मैटर को वहीं पे स्टे लगाए रखेगा। और क्या करेगा, एक्यूज पर्सन को देखते हुए सर्कमस्टांसेस को, या तो उसको जेल में रखेगा या उसको बेल पे रिलीज कर देगा। ओके, तो चाहे वो उसको कमिट द एक्यूज टू द जेल में भेज देगा और रिलीज हिम ऑन बेल, या उसको बेल पर रिलीज होगा करेगा कि तुम जब जरूरी होगा तब आना, जब बुलाया जाएगा तब आना। ठीक है, ठीक है निहारिका, यसी और कल्पना। ओके, तो ये 3 सब सेक्शन वाली सेक्शन थी रेफरेंस वाली। एक इसका अगला सेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी रेफरेंस का ही है। डिस्पोजल ऑफ द केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हेडिंग से ही क्लियर है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ करना है, उसके कंफर्मिटी के साथ डिस्पोज ऑफ करनी होगी। किसको, उस कोर्ट को जो भेजा था ओपिनियन लेने के लिए। लिखा हुआ है व्हेन ए क्वेश्चन हैज बीन सो रिफर्ड, जो हमने पीछे पढ़ा उस तरह से रिफर हुआ है, द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक। तो हाई कोर्ट अपना जो भी उसको लगेगा वो उसको ऑर्डर पास करेगा, मतलब हाई कोर्ट अपना ओपिनियन डिलीवर करेगा। एंड शैल कॉज अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द कोर्ट बाय विच द रेफरेंस वाज मेड। और वो डिलीवर करके अपना ओपिनियन किसको भिजवाएगा, उस कोर्ट को जिसने ओपिनियन के लिए मांगा हुआ था। ठीक है, जो भी कोर्ट ने रिफर किया हुआ था उसको भिजवाएगा वो हाई कोर्ट। विच शैल, और वो नीचे वाली कोर्ट क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ द केस कन्फर्मेबली टू द सेड ऑर्डर। मतलब हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के साथ उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, एज सिंपल एज इट इज। हाई कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया है उसको कंफर्मिटी के साथ डिस्पोज ऑफ करेगा, बस उसको मान लेना है, उसको जो भी हाई कोर्ट ने कहा उसको। सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है, द हाई कोर्ट मे डायरेक्ट बाय whom the cost of such reference shall be paid। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, कॉस्ट किससे लेना, ये कौन डायरेक्ट करेगा, हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा। अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है कि किससे इसका कॉस्ट लेना, ये जो रेफरेंस भेजा गया, ये जो प्रोसेस हुआ है रेफरेंस का, इसका जो खर्च है वो किससे लेना है, ये हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय whom the cost of such reference shall be paid। ओके, तो इसको याद रखना है आपको कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है। ऑप्शन में रहेगा एक्यूज से लेना है, स्टेट से लेना है, या हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट देगा। ठीक है, ये सब रहेगा ऑप्शन में। प्रोसिक्यूशन से लेनी है ये रहेगा, तो आपको क्या लिखना होगा, हाई कोर्ट जो डायरेक्ट करेगा वो। 438। अब आइए हम लोग रिवीजन, ये हो गया रेफरेंस, इतना ही है, यही रेफरेंस था। बहुत ही आसान है कि जो कोर्ट्स होते हैं वो मैटर को रिफर कर देते हैं हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट का ओपिनियन जानने के लिए, और हाई कोर्ट जो अपना ओपिनियन डिलीवर करती है वो भेज देती है नीचे के कोर्ट के पास, और वो नीचे वाली कोर्ट उसको मान के उसी तरफ से डिस्पोज ऑफ कर देती है केस को। और ग्राउंड क्या होनी चाहिए भेजने की, ग्राउंड होनी चाहिए वैलिडिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोविजन क्वेश्चन में है। ठीक है, ये ग्राउंड होनी चाहिए। बट कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो वैलिडिटी क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी कर सकता है, ओपिनियन लेने के लिए रिफर कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसी ग्राउंड पे भी रिफर कर सकता है हाई कोर्ट का ओपिनियन जानने के लिए, कोर्ट ऑफ सेशन। उसके अलावा बाकी कोर्ट जो है या कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या कर सकता है, वैलिडिटी पे तो करना ही करना है अगर वैलिडिटी क्वेश्चन में। 438 देखते हैं, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजन का पावर, तो रिवीजन का पावर किस किस कोर्ट के पास होता है, सबसे पहले तो यही हो गया हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास। बस हाई कोर्ट के पास या और कोर्ट ऑफ सेशन के पास रिवीजन की पावर होती है। ठीक है, और वो भी रिवीजन की जा सकती है, उस कोर्ट के ऑर्डर को रिवाइज किया जा सकता है जो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, पहले जनरल बातें मैं बता दे रहा हूँ रिवीजन के बारे में। ठीक है, कौन कौन कोर्ट सकता है रिवीजन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। किस किस कोर्ट का डिसीजन को रिवाइज करेगा, वो कोर्ट जो उस कोर्ट ऑफ सेशन के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है। अब प्रयागराज का कोर्ट है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका तो डिसीजन को रिवाइज नहीं कर सकता, यहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन वो तो नहीं रिवाइज कर सकता है।
क्योंकि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर का है। तो उस कोर्ट ऑफ सेशन के जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जितने भी कोर्ट आ रहे हैं, नीचे वाले कोर्ट आ रहे हैं, उनके डिसीजन को रिवाइज कर सकता है। हाईकोर्ट तो पूरा स्टेट का हो गया, तो पूरे स्टेट का जो भी डिसीजन है उसको रिवाइज कर सकता है। अच्छा, ये जो पावर होती है रिवाइज करने की, दोनों को पावर तो है रिवाइज करने का और एप्लीकेशन भी दी जा सकती है कि इसको रिवाइज किया जाए। एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि इस डिसीजन को रिवाइज किया जाए, इसमें कुछ एरर लग रहा है। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल कर दिया गया, कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दिया अपना ऑर्डर, तो दोबारा जो है हाई कोर्ट में नहीं फाइल किया जा सकता है, या आप सीधा हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, तो दोबारा कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाना है। दोनों के पास है पावर रिवाइज करने का, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आपको अवेल करना है। ये नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल किए, वो डिसीजन आ गया, फिर अब उसको हम बाय एग्रीड बाय दैट डिसीजन हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ये नहीं करना है। एक ही को यूज करना है, दोनों के पास पावर है, कंकरेंट पावर है, बस यूज एक को ही करना है। हाईकोर्ट का यूज कर लिए, आपने अपनी रिमेडी को एग्जॉस्ट कर दी, या कोर्ट ऑफ सेशन को आपने अवेल कर लिया, तो फिर भी आपने अपने रिमेडी को एग्जॉस्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है यसी? यस सर। ओके, ये रिवीजन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन के बारे में। ठीक है, रिवीजन जो है वो दोनों कोर्ट का जुरिडिक्शन है, रिवीजन जुरिडिक्शन, बट जो एप्लीकेंट है वो ऑन एप्लीकेशन किसी एक कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन को अवेल कर सकता है, उसके बाद उसका रिमेडी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर दूसरे कोर्ट के पास नहीं जा सकता है। हो गया? ओके, फिर हम लोग आते हैं प्रोविजन पे आते हैं। आइए 438 रिवीजन का कई सारा सेक्शन है, स्टार्ट करते हैं 438 से। सबसे पहला सेक्शन 430 लिखा है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। मतलब रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या मंगा रहा है? रिकॉर्ड मंगा रहा है। कौन मंगाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट मंगाएगा। ठीक है, रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करने के लिए रिकॉर्ड्स मंगवाया जा रहा है। लिखा है, यही सबसे पहला प्रोविजन है और बेसिक प्रोविजन है। लिखा है, हाई कोर्ट और एनी सेशन जज। हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, मैंने बता चुका है कौन कौन कर सकता है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज आ गया, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन may call for and examine the record of any proceeding before any inferior criminal court situated within its or his local jurisdiction। किस कोर्ट के जजमेंट को या ऑर्डर को रिवाइज करेगा? जैसा कि मैंने बताया, जो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है और उससे क्या इंफेरियर है, सुपेरियर का थोड़ी ना करने लगेगा, इंफेरियर का। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट के जजमेंट को थोड़ी रिवाइज करेगा, हाई कोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को रिवाइज। ठीक है, या कोर्ट ऑफ सेशन अपने से नीचे वाले को करेगा। तो करना है अपने से इंफेरियर का रिवाइज, और वो इंफेरियर जो उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। ठीक है, इंफेरियर होनी चाहिए, उसके जुरिस्डिक्शन में आनी चाहिए। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो पहली बात हो गई कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट। दूसरी बात, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कोई कोर्ट हो, उसका ऑर्डर को रिवाइज कर रहा है, और वो भी उसका इंफेरियर हो। एनी इंफेरियर सिचुएटेड विद इन इट्स और हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर, किस पर्पज के लिए? फॉर के बाद जो भी लिखा है कि किस पर्पज के लिए रिवाइज करेगा, क्या रीजन है रिवाइज करने का। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ एज टू द करेक्टनेस। करेक्टनेस को अंडरलाइन करिए, जो जो वर्ड है इसको बस अंडरलाइन कीजिए। करेक्टनेस को अंडरलाइन कीजिए, लीगलिटी को अंडरलाइन कीजिए, प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कीजिए। प्रॉपर्टी मतलब कोई चीज रिजनेबल है भी कि नहीं है, कोई चीज फेयर है भी कि नहीं है, मतलब किसी चीज का फेयरनेस चेक करना, रिजनेबलनेस चेक करने को ही प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, फेयरनेस या रिजनेबलनेस चेक करना। करेक्टनेस, लीगलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर। तो ऑफ एनी के बाद का तो इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि सब कुछ आ गया, कोई ऑर्डर हो, सेंटेंस हो, किसी चीज का। ये तीनों टर्म को अंडरलाइन रखिएगा, करेक्टनेस को, लीगलिटी को और प्रोप्राइटी को। ठीक है, तो क्या करने के लिए? ये खुद को सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई भी जो सेंटेंस है, कोई फाइंडिंग है या कोई ऑर्डर है, वो करेक्ट है भी क्या नहीं है, वो लीगल है भी कि नहीं है, या उसका प्रोप्राइटी वो रिजनेबल है भी कि नहीं है, वो फेयर है भी कि नहीं है, ये सब चेक करने के लिए। ठीक है, तो करेक्टनेस, लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी, ये टर्म को याद रखिएगा। किस चीज का? कुछ भी चीज का। ठीक है, इसलिए मैं बोला उसके बाद वाली याद रखने की जरूरत नहीं है। किस चीज का? कुछ भी, सेंटेंस ऑर्डर, किसी भी चीज का, कोई डिसीजन का। रिकॉर्डेड और पास्ड एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग। फिर अंडरलाइन कीजिए रेगुलरिटी को,
ये चौथी पॉइंट हो गई, क्या के लिए कर रहा है, रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, रेगुलरिटी चेक करने के लिए भी कर रहा है, तो रेगुलरिटी भी अंडरलाइन कीजिए, ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ सच इंफीरियर कोर्ट एंड में व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस और ऑर्डर बी सस्पेंडेड। अब ये सब नॉर्मल बात है कि जब ये किए कर रहा है, जब रिवाइज कर रहा है, तब नीचे वाली चीजों को, बाकी चीजों को बोल देगा तब तक सस्पेंड है। कोई सेंटेंस पास हुई है तो उसको एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है कि मैं जब डिसाइड करूंगा उसके बाद वो होगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है लीगलिटी को, वो चेक कर रहा है रीजनेबलनेस ईटीसी सब कुछ को। तो तब तक के लिए जो उसका ऑर्डर है, जो नीचे वाली कोर्ट की ऑर्डर है, उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको तब तक के लिए स्थगित कर सकता है। be suspended, and if the accused is in confinement, he be released on his own bond or bail bond pending the examination of the record। और चाहे तो जो अगर एक्यूज बेल जेल में है तो उसको बेल रिलीज कर सकता है या नहीं रिलीज कर सकता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो आपको याद करने वाली चीजें इस प्रोविजन में सबसे पहले ये 3 चीजें हैं। कौन कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। किस कोर्ट का ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, वो कोर्ट जो उससे इंफीरियर हो और जो उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में फॉल कर रहा हो। उसके बाद एक किस चीज का रिवाइज कर सकता है, ऑन व्हाट ग्राउंड। तो वही सब चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन करा है, करेक्टनेस चेक करने के लिए, लीगलिटी चेक करने के लिए, प्रोप्राइटी चेक करने के लिए, या रेगुलरिटी चेक करने के लिए। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, ये चारों टर्म जो मैंने अंडरलाइन करा है याद रखिएगा। ये सब ऐसे इस तरह के जो टर्म्स हैं वो एमसीक्यू में बना दिए जाते हैं। करेक्टनेस, लीगलिटी, प्रोप्राइटी एंड रेगुलरिटी। और जाहिर सी बात है वो सारी चीजें नीचे के कोर्ट से रिलेटेड होगी। नीचे के कोर्ट ने उस ऑर्डर कोई पास किया, उसकी करेक्टनेस की बात हो रही है, उसकी लीगलिटी की बात हो रही है, उसके प्रोसीडिंग की रेगुलरिटी की बात हो रही है, सब कुछ उससे एसोसिएटेड है। प्रोप्राइटी को मैंने बता दिया, फेयरनेस, रीजनेबलनेस कहा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन आइए, उसके अलावा याद करने वाली इसमें कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन, ऑल मजिस्ट्रेट्स वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल को अंडरलाइन कर लीजिए, एंड वेदर एक्सरसाइजिंग एपलेट और ओरिजिनल जुरिडिक्शन shall be deemed to be inferior to the session judge for the purpose of this subsection and of section 439। अब कह रहा है, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि कौन सा कोर्ट होता है, कौन से कोर्ट का ऑर्डर को रिवाइज करना है, उससे इंफीरियर होनी चाहिए। अब यही एक्सप्लेन किया गया एक्सप्लेनेशन में कि कोर्ट ऑफ सेशन का इंफीरियर कौन कौन होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी लाया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कौन कौन से चीज मानी जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन का इंफीरियर। ठीक है, तो बताया गया है कि सारे मजिस्ट्रेट उसके इंफीरियर माने जाएंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। ठीक है, इवन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो क्या कर सकता है, रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसका इंफीरियर मानी जा रही है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सेशन जज के इंफीरियर मानी जा रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि दोनों ही मजिस्ट्रेट की बात की गई है। ओरिजिनल अपीलेट दोनों लिखी गई है कि चाहे वो उसके नीचे वाला जो कोर्ट है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में पास किया हो या अपीलेट जुरिडिक्शन में पास किया हो, सारे जैसे सीजेएम भी हो गया, सीजेएम भी सेशन जज के क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, इंफीरियर हो गया। अब सीजेएम हो सकता है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को कुछ अपील में सुना हो, सीजेएम मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को भले ही ऊपर से अपील में सुना हो सीजेएम, लेकिन फिर भी वो किसके सबऑर्डिनेट हो जाएगा, किसका इंफीरियर हो जाएगा, सेशन जज के इंफीरियर हो जाएगा। तो सेशन जज के इंफीरियर ये सारे हो जाएंगे, चाहे वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुने हो, चाहे वो अपीलेट जुरिडिक्शन में सुने हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, सारे इंफीरियर माने जाएंगे किसके, सेशन जज के। ठीक है, तो याद करने वाली बस एग्जीक्यूटिव वाली चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी उसका इंफीरियर मानी जाएगी, क्योंकि उसके अलावा तो सब है ही जुडिशियल जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो सारे तो हैं इंफीरियर। ठीक है यसी? यस सर। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव वाली बात बस याद रखना स्पेशली, क्योंकि इसके अलावा ऑलरेडी पता है कि सारे इंफीरियर है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन वो इंफीरियर मानी जाती है, यानी उसके भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है सेशन जज। ठीक है, अब है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2, द पावर ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order, मतलब कोई टेम्पोररी और इंटरिम ऑर्डर जो पास होती है उस पर नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, ऑर्डर पास इन एनी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। जो रिवीजन का पावर है सबसेक्शन 1 में जो हमने देखा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन का रिवीजन का पावर, वो नहीं एक्सरसाइज की जाएगी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। जो कोर्ट टेम्पोररी ऑर्डर पास करती है उसके रेस्पेक्ट में नहीं होगा। अब मान लीजिए कि सम्मन इशू करने का कोई ऑर्डर है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है कि सम्मन इशू किए हुए हैं बुलाने के लिए,
उसको अब रिवाइज नहीं करने चल जाना है। बेल बेल ऑर्डर आई है, नहीं होती है रिवीजन इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछी भी जाती है, क्या बेल का ऑर्डर का रिवीजन हो सकती है? आंसर इज नो। बेल में, बेल एप्लीकेशन पे जो डिसीजन आती है कोर्ट्स की, दैट उसकी रिवीजन नहीं हो सकती है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अब किसी को बुलाया जा रहा है ताकि वो ट्रायल फेस करे। अगर कोर्ट ने क्या इशू किया हुआ है, किसी के लिए प्रोसेस इशू किया है ताकि वो आके ट्रायल फेस करे, इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, टेम्पोररी ऑर्डर, उसका भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? रिवीजन नहीं हो सकती। इसलिए लिखा हुआ है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जो इंटरिम ऑर्डर होते हैं या टेम्पोररी ऑर्डर होते हैं, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन। ठीक है निहारिका? Yes, sir. ओके, विटनेस समन करना, कोई हियरिंग चल रही है, हियरिंग को एडजर्न कर दिया कोर्ट, नीचे वाली कोर्ट ने हियरिंग को एडजर्न कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हाई सेशन कोर्ट रिवाइज करेगी, क्यों इसने हियरिंग को एडजर्न कर दिया, क्यों नीचे वाली कोर्ट ने हियरिंग को एडजर्न कर दिया, तो ये इसके रिवीजन नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सब जो होती है ये इसकी रिवीजन नहीं हो सकती है जब तक कोई सब्सटेंशियल ऑर्डर सच में ना आया हो, वो रिवीजन होगी ना। उसके अलावा ये सब जो टेम्पररी ऑर्डर होती है, ये सब इंटरलोकेटरी ऑर्डर जिसको कहते हैं, उसकी रिवीजन नहीं होती है। Subsection 3. Subsection 3. If an application under this section has been made by any person, either to the High Court or to the Session Judge, no further application by the same person shall be entertained by the other of them. ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सबसेक्शन 3 स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था सबसेक्शन 3 के बारे में कि दोनों का जुरिडिक्शन जो है वो कंकरेंट होता है, दोनों में से किसी का भी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन एक का कर लिए चेता आ रही है, एक का कर लिए तो दूसरा का नहीं कर सकते हैं। आपने सेशन जज का अगर रिवीजन का पावर को क्या कर लिया, इन्वोक कर लिया, तो फिर आप हाईकोर्ट का नहीं कर सकते हैं, हाईकोर्ट का कर लिया तो सेशन जज का नहीं कर सकते हैं। दोनों के पास है, लेकिन एक का अगर आपने ऑन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन फाइल किया और एक का आपने इन्वोक किया, फिर दूसरे का नहीं करता है। ठीक है यसी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद है ना ये वाली बात? हाँ जी सर। हाँ, यही सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, यही सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। ये बहुत ही बेसिक चीज है रिगार्डिंग रिवीजन। ओके ओके, आते हैं अब हम 439 पे। 438 था जो बेसिक प्रोविजन था रिगार्डिंग रिवीजन। कोई डाउट है सबसेक्शन, सॉरी 438 सेक्शन में? कल्पना, कल्पना कोई डाउट है? ओके, फिर आइए 439 देखिए। 439 पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी कह रहा है ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 438 जो अभी हमने पढ़ा, और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द सेशन जज क्या कर सकता है? मे डायरेक्ट कर सकता है द सीजेएम or CJM by himself or by any of magistrate subordinate to him to make, and the CJM may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint. तो फर्दर इंक्वायरी के लिए जो है वो आदेश दी जा सकती है। रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करते हुए फर्दर इंक्वायरी की आदेश दी जा सकती है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करते हुए जो हमने अभी पढ़ा, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जब रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है, उस समय फर्दर इंक्वायरी का आदेश दे सकता है। तो कैसे देगा? वो बोलेगा कि सीजेएम को आप खुद से कीजिए या सबऑर्डिनेट से करवाइए। तो सीजेएम क्या करेगा? या तो खुद से करेगा या अपने सबऑर्डिनेट से करवाएगा। क्या करवाएगा? फर्दर इंक्वायरी। अब किस मैटर में, वो हम पढ़ते हैं। फर्दर इंक्वायरी into any complaint which has been dismissed under section 226, सेक्शन 226 के अंदर में जो डिसमिस कर दिया गया है। सेक्शन 226 जो हमने पढ़ा था कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट अगर कोई कंप्लेंट फाइल किया हुआ है और वो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि प्रोसीड करने लायक, तो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 227, सेक्शन 227 का सब सेक्शन 4 जिस जो भी डिसमिसल के बारे में ही था कि जब प्रोसेस फी समय पे नहीं दी जाती है, प्रोसेस फी समय पे नहीं दी जाती है तो भी डिसमिस किया जा सकता है कंप्लेंट का। ठीक है, तो इसी डिसमिसल के रिगार्डिंग फर्दर इंक्वायरी की बात कर रहा है। ये दो सेक्शन दोनों डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में है। एक डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट जब प्रोसीड करने का ग्राउंड नहीं है, दूसरा डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट बाय मेकिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन, प्रोसेस फी नहीं देगा तो करेगा ना, क्यों प्रोसेस इशू करेगा?
प्रोसेस फी बिना लिए प्रोसेस नहीं होती है, और अगर रीजनेबल टाइम तक नहीं दिया प्रोसेस फी तो क्या किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट जो है डिसमिसल कर देता है उस कंप्लेंट का। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसके रिगार्डिंग फर्दर इंक्वायरी की आदेश दी जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या के द्वारा। कैसे देगा, सीजीएम को बोलेगा खुद से करो या अपने सबऑर्डिनेट से करवाए, और वो सीजीएम क्या करेगा, खुद से करेगा या अपने सबऑर्डिनेट से करवाएगा। और इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज, तीसरा डिस्चार्ज को भी अंडरलाइन कर लीजिए, या कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज्ड है और जिसको डिस्चार्ज किया गया है, कोई पर्सन जो एक्यूज है जिसको डिस्चार्ज किया गया है। तो तीन चीजें बताई गई, 226, 227 सब सेक्शन 4 और एक्यूज को डिस्चार्ज किया गया है। इन तीनों के रेस्पेक्ट में क्या कह रहा है, फर्दर इंक्वायरी का आदेश दे सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, तीनों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस पे ये इसको याद करने की भी उतनी जरूरी नहीं होती है, बस आपको किस सेक्शन में इंक्वायरी को ऑर्डर देता है वो सेक्शन नंबर ही इस पे से ही क्वेश्चन आते हैं। ये सेक्शन ना भी याद रखेंगे 226, 227 तो भी उस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड। तो डिस्चार्ज के रिगार्डिंग कब तक नहीं देगा, ये फर्दर इंक्वायरी का आदेश कब तक नहीं देगा डिस्चार्ज के रिगार्डिंग, अनलेस सच पर्सन, मतलब जो एक्यूज कह रहा है, अनलेस सच पर्सन यानी कि एक्यूज्ड हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई सच डायरेक्शन शुड नॉट बी मेड। मतलब कोई ये कह रहा है कि प्रोवाइजर दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई डिस्चार्ज हुआ है, कोई एक्यूज क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी फर्दर इंक्वायरी हो सकती है। तीसरा यही था ना, दो सेक्शन के अलावा दो तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट था, तीसरा यही था कि कोई एक्यूज डिस्चार्ज हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी फर्दर इंक्वायरी हो सकती है। तो कह रहा है ये फर्दर इंक्वायरी तब तक नहीं की जाएगी जब तक एक्यूज को मौका ना दे कि वो अपनी बात रखे कि क्यों फर्दर इंक्वायरी ना की जाए। ठीक है, क्योंकि फर्दर इंक्वायरी होगी तो फिर फंस सकता है, अभी डिस्चार्ज किया जा चुका है, तो एक्यूज को मौका देना पड़ेगा ताकि एक्यूज अपनी बात रखे अगेंस्ट दिस फर्दर इंक्वायरी, और उसकी बात सुन करके तब दिया जाएगा फर्दर इंक्वायरी का आदेश। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो में लिमिटेशन लगाया हुआ है, किस चीज पे लिमिटेशन लगाया हुआ है, जो कि ऊपर लिखा हुआ था कि कोई एक्यूज डिस्चार्ज हो तो उसके खिलाफ फर्दर इंक्वायरी हो सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है इस प्रोवाइजो में कि कोई एक्यूज डिस्चार्ज हो उसके खिलाफ फर्दर इंक्वायरी कब होगी, जब एक्यूज को एक बार मौका दिया जाएगा कि तुम अपनी बात रख लो, उसकी बात को सुन ली जाएगी। किस चीज पे सुनी जाएगी, अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ फर्दर इंक्वायरी। ठीक है निहारिका? Yes, sir. समझ में आई किसी को, कोई है जिसको इस प्रोवाइजो समझ में नहीं आई? ऐसे समझ में आई प्रोवाइजो और कल्पना वाइज? ओके ओके, ऊपर जो हमने तीन ग्राउंड पढ़ा था जिसमें फर्दर इंक्वायरी करनी है, उसी में तीसरे के रिगार्डिंग है। तीसरा यही तो था कि क्रूड डिस्चार्ज हो तो उसके रिगार्डिंग में फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, उसी पे लिमिटेशन लगा दिया है। ये फर्दर इंक्वायरी करने से पहले एक्यूज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करना है कि एक्यूज अपनी बातें रखे इस फर्दर इंक्वायरी के आदेश के अगेंस्ट में। अब सुन ली जाएगी तो लग रहा है कि देनी चाहिए फर्दर इंक्वायरी का आदेश तो देगा, और नहीं देनी चाहिए तो नहीं देगा। कौन दे रहा है ये आदेश? हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन दे रहा है, अपना रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करते हुए। और कैसे दे रहा है, सीजीएम को बोलेगा कि तुम करो या अपने सबऑर्डिनेट को बोलो करने के लिए फर्दर इंक्वायरी, और वो सीजीएम क्या करेगा, या तो खुद से करेगा या अपने सबऑर्डिनेट को से करवाएगा क्या, फर्दर इंक्वायरी। 440 देखिए, 440 सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। अब दिया हुआ है सेशन जज का क्या पावर ऑफ रिवीजन होता है, सेशन जज का क्या पावर ऑफ रिवीजन होता है। लिखा है इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग in the case of any proceeding the record of which has been called for by himself, the session judge may exercise all or any of the power which may be exercised by the high court under subsection 1 of 442। तो कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है सेशन जज का पावर होगी जो हाई कोर्ट के पास होता है डिवीजन में। ठीक है, सबसेक्शन 1 में लिखा है हाई कोर्ट डिवीजन में जो पावर होंगी वही पावर सेशन जज के पास डिवीजन में होगी, और हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर होगी वो आगे पढ़ना है। 442 लिखा हुआ है, 442 अभी मिलने वाली है थोड़ी देर बाद। लिखा हुआ है 442 में हाई कोर्ट के पास रिवीजन में जो पावर होती है वही पावर सेशन जज के पास भी डिवीजन में होती है। ठीक है ऐसी? Yes, sir. ओके, अब हाई कोर्ट का क्या होगा वो थोड़ी देर बाद ही मिलने वाली है पावर। तो यानी सेशन जज का क्या पावर है रिवीजन में, वही पावर जो हाई कोर्ट के पास है रिवीजन में। सबसेक्शन 2, where any proceeding by way of revision is commenced before a session judge under subsection 1
The provisions of subsection 2, 3, 4, 5 or 442 shall so far as may be applied to such proceeding and references to the said subsection to the high court shall be construed as references to the session judge. ये भी सेम बात कह दिया और कुछ नहीं बोला, फिर 442 को रिफर कर दिया। मतलब अब कह रहा है कि 442 में 442 का जो भी सबसेक्शंस है वो सारे यहाँ भी अप्लाई होंगे। 442 हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है, हाई कोर्ट का पावर डिवीजन कह रहा है कि 442 जो हाई कोर्ट के बारे में उसके जो भी सब सेक्शंस है वो सेशन जज के भी रेस्पेक्ट में अप्लाई होगा, सेशन जज में भी अप्लाई होगा। बस क्या किया जाएगा, जहां जहां वहां पे हाई कोर्ट लिखा है वहां पे क्या मान लिया जाएगा, सेशन जज मान लिया जाएगा। शैल बी कंस्ट्रूड एज, जहां जहां वहां हाई कोर्ट वर्ड यूज हुआ है वहां की जगह सेशन जज मान लिया जाएगा। मतलब कह रहा है एग्जैक्ट वही चलेगा सब कुछ, जो जो 442 में है वो मान लीजिए सब कुछ सेशन जज में भी अप्लाई हो रहा है। बस जहां जहां हाई कोर्ट है वो क्या रिप्लेस करके मान लेना है, सेशन जज को रिप्लेस करके मान लेना है। ओके नहीं आया? Yes, sir. हाँ, तो इस सेक्शन में अभी तक सेशन जज की कोई भी पावर नहीं बताई गई है, बस यही बताई गई कि 442 देख लीजिएगा, ठीक है। 442 को सब कुछ रिफर कर रहा है, हाई कोर्ट का 442 है, जो जो उसमें है सब कुछ सेशन जज में भी अप्लाई होगा। सब सेक्शन 3 देखिए, where any application for revision is made by or on behalf of any person before the session judge के बिफोर हुई है, क्या हुई है, एप्लीकेशन हुई है रिवीजन के लिए। The decision of the session judge thereon in relation to such person shall be final and no further proceeding by way of revision at such person shall be entertained by the high court or of any other court। ये भी बातें हम पिछले ही सेक्शन में पढ़े हैं, उसी का एक तरह से फिर से लिख दिया है, उसी को दूसरे लैंग्वेज में बदल करके कि हाई कोर्ट सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन के पास रिवीजन का कोई एप्लीकेशन फाइल हुआ है और कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड कर दिया है। अब जो डिसीजन होगा वो फाइनल मानी जाएगी और फिर से नहीं फाइल किया जाएगा, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही स्टेशन कोर्ट में, ना ही किसी भी कोर्ट में। तभी तो दो ही कोर्ट का तो ही होता ही है, हाई कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट का। तब ये जब डिसाइड कर दिया तो ना इसमें किसी कोर्ट में दोबारा नहीं फाइल की जाएगी रिवीजन की एप्लीकेशन। पिछला सेक्शन में भी मैंने बताया था कि एक ही कोर्ट डिसाइड करती है रिवीजन का एप्लीकेशन और वही फाइनल होती है, फिर दूसरे कोर्ट में नहीं जाना है। ओके, ऐसी उसी बात को लिखा हुआ है फिर से दूसरी तरीके से। फाइनल मानी जाएगी, शैल बी फाइनल, जब भी कोई एप्लीकेशन रिवीजन का किसी ने फाइल किया हुआ है सेशन जज के सामने और सेशन जज का जो डिसीजन होगा उस पर वो फाइनल होगी और कोई भी फिर से एप्लीकेशन रिवीजन का इंटरटेन नहीं किया जाएगा उस पर्सन के भी यहाँ पे जिसने फाइल ऑलरेडी कर दिया हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट में चाहे वो किसी भी कोर्ट में। ओके, 441 आते हैं, 441 पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, an additional session judge shall have and may exercise all the power of a session judge under this chapter in respect of any case which may be transferred to him by or under any general or order special of the session judge। तो ये बातें मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि एडिशनल सेशन जज के पास वो सारी पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है जो सेशन जज के पास होती है। तो सेशन जज के पास अगर रिवीजन का पावर है तो किसके पास होगा, एडिशनल सेशन जज के पास होगा। वैसे भी मैं कोर्ट ऑफ सेशन लिख रहा हूँ हमेशा, कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन आ जाता है, सेशन जज भी आ जाता है, एडिशनल सेशन जज भी आ जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन जज भी और एडिशनल सेशन जज भी। लेकिन एक पावर है सेशन जज के पास जो कि नहीं है एडिशनल सेशन जज, वो क्या है, ट्रांसफर का पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। किसको केस भेजना है वो कौन देखेगा, सेशन जज देखेगा केस किसको भेजना है। अब भेज दिया तो वो सेशन जज भी, वो एडिशनल सेशन जज भी वैसे ही देखेगा, वो सारी पावर उसके पास भी होगी जो सेशन जज खुद से देखता तो होता। ठीक है, तो जुडिशियल पावर एकदम इक्वल है। ये भेजने का, काम बांटने का, ये जिम्मेवारी किसको होता है, वो मजिस्ट्रेट्स में सीजीएम के पास होता है और सेशन लेवल पे सेशन जज के पास होता है। कोई डाउट है किसी को इस पे? निहारिका ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? No, sir. ओके, अब आ जाते हैं 442 में। जो 440 बार बार 442 के रेफरेंस दे रहा था, तो 442 हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि हाई कोर्ट का क्या पावर है भाई रिवीजन का, क्योंकि वही पावर जो है सेशन कोर्ट भी चुरा लिए हुए है। हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन in the case of any proceeding the record of which has been called for itself or which otherwise comes to its knowledge, the high court may क्या क्या कर सकता है, in its discretion exercise any of the powers conferred on a court of appeal। अंडरलाइन कर लीजिए, कोर्ट ऑफ अपील का पावर है। रिवीजन में हाई कोर्ट के पास किस चीज की पावर होती है, कोर्ट ऑफ अपील की पावर होती है। मतलब एक अपीलेट कोर्ट को जो जो पावर दी गई है वही पावर हाई कोर्ट के पास होती है।
यानी कि इससे ये हमको पता चल रहा है कि रिवीजन में कोर्ट्स के पास वही पावर होती है जो कोर्ट्स के एक अपीलेट कोर्ट के पास अपील में होती है। ठीक है, सेक्शन भी लिख दिया हुआ है जो याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 427, 430, 431, 432 ये सारे अपील वाले सेक्शन है। और ऑन ए कोर्ट ऑफ सेशन और ऑन ए कोर्ट ऑफ सेशन बाय सेक्शन 344 344 एक अलग सेक्शन ला दिया है जो पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में डील करता है। मतलब कि पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये एमसीक्यू में खूब पूछी जाती है, टेंडर ऑफ पार्डन या पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। इसका सेक्शन बस इंडेक्स पूछी जाती है कि किस सेक्शन में कल्पना हो इसका लीव होगी। ठीक है, तो टेंडर ऑफ पार्डन का जो पावर होता है, टेंडर ऑफ पार्डन का जो पावर होता है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है, उसको भी इंक्लूड किया हुआ है, वो होगी रिविजनल कोर्ट के पास। And when the judges composing the court of revision are equally divided in opinion, the case disposed of in the manner provided by section 433 जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं अपील में। अपील में हाई कोर्ट जब डिवाइडेड होती है तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जज को उसी हाई कोर्ट का एक एक्स्ट्रा जज को रिफर कर दिया जाता है और उसका जो विथ ओपिनियन, और वो हाई कोर्ट जो होता है जो डिसाइड करेगा वही मेजॉरिटी बन जाती है, वही जजमेंट आती है। तो सब कुछ अपील में रिफर कर दिया है। एक रिवीजन में जो जो पावर है क्या रिफर कर दिया है, सारे अपील में रिफर कर दिया है। एक अपीलेट कोर्ट के पास जो पावर होती है अपील सुनते समय, वो सारी पावर एक रिविजनल कोर्ट के पास होती है रिवीजन सुनते समय। और मैं हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सेशन जज के पास भी तो वही पावर है, दोनों के पास, इसलिए रिविजनल कोर्ट में दोनों ही आ गए। ठीक है, तो एक रिविजनल कोर्ट को सुनते सॉरी एक रिवीजन के केस को सुनते समय एक रिविजनल कोर्ट को जो जो क्या क्या पावर होती है वो सारी पावर जो कि अपीलेट कोर्ट को होती है एक अपील सुनते समय। याद हो जाएगा, याद हो गया ना यस? कौन सी पावर होती है निहारिका, रिवीजन सेशन जज या हाई कोर्ट के पास रिवीजन का केस सुनते समय किस कोर्ट की पावर होती है? सर एपलेट कोर्ट की। एपीलेट कोर्ट की पावर होती है। उसके अलावा एक चीज लिखा हुआ है क्या कि पावर टू टेंडर पार्डन, जो सेक्शन 344 है कि टेंडर ऑफ पार्डन डायरेक्ट करने का पावर होता है, वो भी पावर होती है, वो भी पावर होती है। और एक और बात लिखी हुई है कि जब कोर्ट इक्वली डिवाइड हो जाए तो क्या करना है, कैसे रिजॉल्व होगी, वही जो अपील जैसे रिजॉल्व होती है, वही जैसे अपील रिजॉल्व होती है। जब कोर्ट अपील में भी डिवाइड हो जाती है, जो अप्लाई होता है फॉर्मूला वही यहाँ भी अप्लाई होगा, तो सब कुछ अपील वाली अप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि सेशन जज के पास या हाई कोर्ट के पास रिवीजन का केस देखते समय जो अपीलेट कोर्ट का पावर होता है वही होता है। चलिए सब सेक्शन 2 देखते हैं। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड to the prejudice of the accused or other person unless he has an opportunity of being heard either personally or by advocate in his own defense। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना रिवीजन का डिसीजन नहीं देना है। ठीक है, रिवीजन में भी जजमेंट सुनाने से पहले, डिसीजन पास करने से पहले, ऑर्डर देने से पहले आपको सुन लेनी है ना पार्टीज को। तो जब तक कि पर्सनली ना सुन लिया जाए या एडवोकेट के थ्रू ना सुन ली जाए तब तक एक्यूज के खिलाफ ऑर्डर नहीं पास करनी है। एक्यूज के खिलाफ ऑर्डर तभी पास करनी है जब तक एक्यूज को आप या एक्यूज के एडवोकेट को ना सुन ले। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो रिवीजन में भी अप्लाई हो रही है। ये नहीं कि रिवीजन में केस आया, आप एक्यूज के अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया रिवीजन में और एक्यूज को सुनने का मौका भी नहीं दिए, अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। तो ये बहुत ही जनरल बात लिखी हुई है। सबसेक्शन 3 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज हाई कोर्ट टू कन्वर्ट फाइंडिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा हुआ है। कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। रिवीजन का पार्ट एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट जो है वो एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदल सकता है। ठीक है, एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदल सकता है। सब सेक्शन 3 के सामने वीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदल सकता है। ओके, इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ ऑथराइज नहीं करता हाई कोर्ट को टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। कब? रिवीजन का पार्ट एक्सरसाइज करते हुए, रिवीजन का। ओके सुचेता, सुचेता सुन रही हो? ओके ओके, तो एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदलेगा हाई कोर्ट रिवीजन का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए। सबसेक्शन 4 देखिए, वेयर अंडर दिस सेक्शन एन अपील लाइज। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। वेयर अंडर दिस सेक्शन एन अपील लाइज, अपील लाई करता है, एंड नो अपील इज ब्रॉट, बट अपील प्रीफर नहीं किया गया अपीलेंट के द्वारा।
अपीलेंट नहीं करना चाहिए, जो भी पर्सन है उसके द्वारा, जो पार्टीज आए हैं रिवीजन करने उनके द्वारा। No proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर अपील लाई करता है तो उसका नो रिवीजन। अगर कोई ऑर्डर का अपील लाई करता है, इफ एनी ऑर्डर इज अपीलेबल और अपील प्रीफर नहीं किया गया, तो उसका रिवीजन भी नहीं हो सकता है, रिवीजन भी नहीं हो सकता है। यानी कि रिवीजन किस चीज का हो सकता है? विच इज नॉट अपीलेबल। द ऑर्डर विच इज नॉट अपीलेबल इज सब्जेक्ट टू रिवीजन, ओनली दैट ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू रिवीजन विच इज नॉट अपीलेबल। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, याद रखिएगा हमेशा। जो ऑर्डर अपीलेबल है और उसकी अपील प्रीफर नहीं की जा रही है और सोच रहे हैं कि रिवीजन में चले जाएंगे, नहीं हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्डर जो नॉट अपीलेबल है उसी की रिवीजन होती है। ये सबसेक्शन 4 कह रहा है, सबसेक्शन 5 भी उसी के रिगार्डिंग है, लेकिन 4 जनरल रूल याद हो गया ना निहारिका? यस सर। ओके, तो अपील लाई करे और अपील नहीं ब्रॉड किया गया तो उसकी रिवीजन भी नहीं हो सकती है। सबसेक्शन 5, वेयर अंडर दिस संहिता एन अपील लाइज, अपील लाई करता है बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिवीजन का एप्लीकेशन फिर भी किया गया है, क्यों? बाय एनी पर्सन एंड द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन वाज मेड अंडर द इरोनियस बिलीफ, अंडरलाइन कर लीजिए, अंडर द इरोनियस बिलीफ दैट नो अपील लाइज, अंडर द इरोनियस बिलीफ दैट नो अपील लाइज देयर टू, हो गया। एंड दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सो टू डू द हाई कोर्ट मे ट्रीट द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन एज अ पिटीशन ऑफ अपील एंड डील विथ इट द सेम अकॉर्डिंगली। कह रहा है वो जनरल प्रोविजन का एक थोड़ा सा एक्सेप्शन दे दिया है। जनरल प्रोविजन हमने क्या देखा अभी सबसेक्शन 4 में कि कोई चीज जो अपीलेबल है उसकी रिवीजन नहीं होती है, उसकी रिवीजन नहीं होती है। अब कह रहा है कोई चीज अपीलेबल है, किसी चीज की अपील लाई करती है, बट फिर भी पार्टीज ने क्या किया हुआ है, किसी पार्टी ने उसका रिवीजन पिटीशन फाइल किया हुआ है, रिवीजन पिटीशन फाइल किया हुआ है, लेकिन वो पार्टी इस एरोनियस बिलीफ में फाइल किया है कि उसको लग रहा था कि अपील लाई ही नहीं करती है। जैसे मैंने लर्न करा अंडर द एरोनियस बिलीफ दैट नो अपील लाइज, उस पार्टी को ये बिलीफ था कि अपील लाई नहीं करती, इसलिए मैं रिवीजन फाइल कर रहा हूँ। उसको पता ही नहीं था कि अपील लाई करेगी इसकी। ठीक है, इसकी अपील भी हो सकती है, उसको नहीं पता था, उसको लगा कि इसकी अपील नहीं हो सकती है, दैट्स व्हाई मैं रिवीजन फाइल करूँ। लेकिन लॉ क्या कहता है, जिसकी अपील होगी उसकी तो रिवीजन फाइल ही नहीं करती। और यहाँ भी ये सिचुएशन है, अपील फाइल हो सकती है उस प्रोविजन की, लेकिन उसकी इरोनियस बिलीफ थी कि वो अपीलेबल नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के इसमें क्या किया हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि ये इरोनियस बिलीफ था एक्चुअली, तो क्या करेगा, जस्टिस को सर्व करने के लिए, जस्टिस को सर्व करने के लिए हाईकोर्ट जो है उस रिवीजन के एप्लीकेशन को एक पिटीशन ऑफ अपील की तरह ट्रीट कर सकता है, उसको अपील का पिटीशन ट्रीट कर सकता है और प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, वो रिजेक्ट ना करके उसको पिटीशन ऑफ अपील की तरह ट्रीट कर सकता है। ओके, तो ये प्रोविजन कह रहा था कि अगर अपील लाई करती है और पार्टी को, कोई पार्टी है जिसको इरोनियस बिलीफ है कि अपील लाई नहीं कर रही है उस प्रोविजन की, सॉरी उस पर्टिकुलर ऑर्डर की, और उसी इरोनियस बिलीफ में उसने हाई कोर्ट में रिवीजन का पिटीशन फाइल किया हुआ है, तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है कि सच इरोनियस बिलीफ एक्चुअली एग्जिस्ट, तो वो क्या करेगा, उस रिवीजन के पिटीशन को डिसमिस ना करते हुए उसको एंटरटेन करेगा एज पिटीशन ऑफ अपील, एज पिटीशन ऑफ अपील। ओके, कल्पना भाई समझ में आया? ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 443 पावर ऑफ हाईकोर्ट टू विथड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोविजन है, अब सब ये सारे प्रोविजन बहुत ही आसान। पावर ऑफ हाईकोर्ट टू विथड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस, रिवीजन केसेस को हाईकोर्ट जो है वो विथड्रॉ भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, ले सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। लिखा है whenever one or more persons convicted at the same trial, ठीक है, makes or make application to a high court for revision and any other person convicted at the same trial makes an application to the session judge for revision। तो क्या सिनेरियो है, मान लो जी दो कोर्ट कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, सेम ट्रायल में, एक हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है, एक कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल कर दिया है। रिवीजन का पिटीशन एक हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, एक सेशन कोर्ट में फाइल कर दिया है, ये दोनों सेम ट्रायल में था, सेम ट्रायल में। ठीक है, सेम ट्रायल को अंडरलाइन ही कर लीजिए आप लोग, ऊपर जो सेम ट्रायल वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए। दो पर्सन है, ये दो से ज्यादा भी हो सकता है, मैं दो का एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों सेम ही ट्रायल में कन्विक्ट हुआ है, और एक जो है हाई कोर्ट में फाइल किया रिवीजन, एक कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल किया रिवीजन।
एंड अदर पर्सन कन्विक्टेड द सेम ट्रायल बेस्ड ऑन प्रेजेंट टू द सेशन जज। अब क्या करेगा हाईकोर्ट, क्या करेगा, द हाईकोर्ट शैल, ये डिसीजन कौन सुनेगा, ये डिसीजन कौन लेगा, हाईकोर्ट लेगा कंपल्सरीली, ठीक है। हाईकोर्ट शैल डिसाइड having regard to the general convenience of the parties and the importance of the question involved, ठीक है, दो चीजों को कंसीडर करते हुए। अब कौन सा कोर्ट एक्चुअली सुनेगा, ये डिसीजन हाई कोर्ट लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं। हाई कोर्ट में शैल वर्ड यूज किया हुआ है, शैल को अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। ये डिसीजन की कौन कोर्ट एक्चुअली वो पिटीशन सुनेगा, क्योंकि एक ने हाई कोर्ट फाइल किया है, एक ने एक, दोनों को कोई एक ही सुनने वाला है, या तो अपना वाला भी उसको भेज देगा या उसका वाला भी खुद ले लेगा हाई कोर्ट, ठीक है, यही करने वाला है। तो ये कौन सुनेगा, कोर्ट ऑफ सेशन सुने या हाई कोर्ट सुने, ये डिसीजन हाई कोर्ट लेने वाला है, ओके। और क्या क्या कंसीडर करेगा ये डिसीजन लेते समय, ये कंसीडर करेगा कि पार्टीज को कन्वीनियंस किसमें होगी, पार्टीज को कन्वीनियंस देखेगा, ठीक है। तो पहला हो गया जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, पहला इसको रिगार्ड देते हुए, मतलब इसको कंसीडर करते हुए डिसाइड करेगा। एंड क्या करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व, कि जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो सेशन जज डिसाइड करने के लिए मतलब वो पर्याप्त है, तो सेशन जज को ही छोड़ देगा, या लगेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें देखनी चाहिए तो खुद देखेगा, ठीक है। तो दो चीज को कंसीडर करते हुए कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज का किसमें कन्वीनियंस है, हाईकोर्ट में अगर सुनने में है या वहां सेशन जज में। दूसरा कि इंपॉर्टेंस कितना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है, ये दोनों को कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि विच ऑफ द टू कोर्ट, मतलब हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन should finally dispose of the application for revision, मतलब वो जो रिवीजन का एप्लीकेशन है वो फाइनली कौन डिस्पोज ऑफ करे, क्योंकि एक ने इसमें फाइल किया है, एक ने इसमें फाइल किया है, तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि उस दोनों को कौन सा सुनेगा। अगर डिसाइड किया कि हाईकोर्ट सुनेगा तो उसके वाले भी मैटर खुद ले लेगा, और अपने पास तो एक आया ही हुआ है। अगर डिसाइड करेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन सुनना चाहिए तो अपना वाला भी उसको भेज देगा, मतलब सारे को भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। लिखा हुआ है to dispose of for revision, and when the high court decide that all the application for रिवीजन शुड बी डिस्पोज बाय इटसेल्फ, मतलब खुद सुननी चाहिए, तो क्या करेगा, हाई कोर्ट शैल डायरेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन पेंडिंग रिपोर्ट द सेशन जज बी ट्रांसफर टू इटसेल्फ। ऑलरेडी मैं बता चुका, अगर डिसाइड करेगा कि खुद सुनूंगा मैं हाई कोर्ट, तो जो भी सेशन जज के पास पेंडिंग है वो भी खुद मंगा लेगा, जो दूसरे पार्टी ने उसके पास फाइल किया है वो भी खुद के पास मंगा लेगा। या डिसाइड किया कि सेशन जज सुनना चाहिए, तो जो खुद के पास आया है वो भी उसके पास भेज देगा, बी ट्रांसफर टू द सेशन जज। समझ में आया नहीं वाले प्रोविजन, किसी को कोई डाउट है इसमें, इतना ही बात लिखी हुई है। सुचेता समझ में आया? सुचेता, यसी तुम्हें समझ में आया? यसी सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट हाफ तो समझ आया, सेकंड नहीं आया। ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहा है प्रोविजन बस इतना ही कि कोई केस है, एक ही ट्रायल हुआ है, एक ट्रायल में ना दो लोग कन्विक्ट हुए हैं, एक ट्रायल में दो लोग कन्विक्ट हुए हैं, एक फाइल किया है रिवीजन का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, एक ने फाइल किया है रिवीजन का एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में। कल्पना का एग्जिट हो गया था, एक्सेप्ट कर लेना। दो लोग कन्विक्ट हुए हैं, एक फाइल किया रिवीजन का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, एक ने कोर्ट ऑफ सेशन में। अब एक ही चीज को दो अलग अलग कोर्ट थोड़ी ना सुनेगा, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, जुडिशियल टाइम का वेस्ट हो गया, एक ही मैटर को दो अलग अलग कोर्ट सुन रहा है, तो सुनना किसी एक कोर्ट को है। तो एक्चुअली वो कौन सा कोर्ट सुनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि यही सुपीरियर है ना, तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैं सुनूंगा या कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा, ठीक है। इट इज द हाई कोर्ट विच विल डिसाइड कि द मैटर विल बी हर्ड बाय मी और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब जो है हाई कोर्ट ने, अब क्या ऑप्शन है, एक डिसाइड करेगा कि खुद सुनूंगा, अगर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि खुद सुनूंगा तो सारे मैटर को खुद के पास ले लेगा, जो कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल हुआ था रिवीजन वो भी खुद ले लेगा, जो खुद के पास फाइल हुआ था वो तो हुआ ही हुआ है, तो क्योंकि खुद सुन रहा है तो सब एक बार में खुद ही सुनेगा ना, ऐसा थोड़ी कि हम आधा सुन ले रहे हैं आधा कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा, ये नहीं, सबको खुद ले लेगा। अगर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन को सुनना चाहिए, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन की मैं सुनूं, कोर्ट ऑफ सेशन सुन लेगा। अगर डिसाइड किया कि कोर्ट ऑफ सेशन सुनना चाहिए, तो अपने पास भी जो मैटर है वो भी कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कर देगा, जो रिवीजन का फाइल हुआ है जो इसने फाइल किया हुआ है ये भी दोनों को भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। यही बस बात है इसमें ऐसी। ओके सर। ओके, और कोई डाउट है क्या इसमें, समझ में आई कि नहीं वाली बात? हाँ हाँ सर, क्लियर हो गया। निहारिका तुम्हें समझ में आई हुई है? यस सर, सर अभी सेकंड टाइम में थोड़ा और क्लियर हुआ मुझे। बिल्कुल, मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन सुनने वाला है ये डिसाइड हाईकोर्ट करने वाला है कि मैं सुनूंगा या कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा, और जो भी सुनेगा वो सबको एक बार में ही सुनेगा,
ये नहीं कि आधा आधा ये सुने आधा वो सुने। अगर हाई कोर्ट सुनने वाला है तो सारे को कलेक्ट कर लेगा कि मैं ही सुनूंगा सब। अगर कोर्ट ऑफ सेशन सुनने वाला है तो सब भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, जो उसके पास वो है वो भी, जो अपने पास फाइल हुआ है रिवीजन वो भी भेज देगा। यानी या इन दोनों को या तो ये सुनेगा, इन दोनों को या तो यही सुनेगा। फाइल हुआ है इसके पास, ये इसके पास, लेकिन या तो दोनों को यही सुनने वाला है या दोनों को यही सुनने वाला है। और एक्चुअली कौन सुनेगा ये डिसाइड कौन करने वाला है? हाईकोर्ट करने वाला है। हाईकोर्ट ही बोलेगा कि इन दोनों को मैं सुनूंगा, या हाईकोर्ट ही बोलेगा कि इन दोनों को तुम सुनोगे। ठीक है, ठीक है यसी? यस सर। ओके, अब देखिए कहा था, हाँ सब सेक्शन 1 हो गया, ठीक है। अब सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2, where any application for revision is transferred to the high court, that court मतलब high court shall deal with the same as if it were an application duly made before itself। देखिए बहुत ही सिंपल बात लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि अगर हाईकोर्ट ने ये सबको खुद के पास मंगवा लिया, हाईकोर्ट ने सब खुद के पास मंगवा लिया, तो हाईकोर्ट वैसे ही सुनेगा सब कुछ जैसे इसी के पास सब फाइल हुआ था। मतलब भले ही ये इसके पास फाइल हुआ था, लेकिन अब हाईकोर्ट डिसाइड कर लिया कि मैं ही सुनूंगा सब, तो उसको इस तरह से सुनेगा जैसे ये भी इसके पास फाइल हुआ था, ये भी इसके पास फाइल हुआ था। अब अगला सेक्शन वही लिखेगा कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन को सुनना है सब कुछ, तो कोर्ट ऑफ सेशन भी वैसे ही सुनेगा जब जैसे कि सब उसी के पास फाइल हुआ था। मतलब ये भी इसके पास फाइल हुआ था, ये भी इसके पास फाइल हुआ था। मतलब मान लेना है कि मेरे ही पास सब फाइल हुआ था, मैं सुन रहा हूँ। ओके, अब फिर सब सेक्शन 3 वही है कि अगर सेशन जज के बाद द्वारा सुना जाना है सब कुछ, तो वैसे ही सुनेगा जैसे सारे उसी के पास फाइल हुए थे। भले ही फाइल अलग अलग हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट बोल दिया कि तुम सुनो, तो सेशन जज यही मान के सुनेगा उसको कि सारे पिटीशन उसी के पास फाइल हुए थे। या हाईकोर्ट डिसाइड कर लिया कि मैं ही खुद सुनूंगा, तो वैसे ही सुनेगा जैसे सारे एप्लीकेशन उसी के पास फाइल हुए थे। समझ में आई ये बात? ऐसी यस सर। ओके, तो ये 2 और 3 दोनों हो गया, सब सेक्शन 2 3, 2 हाईकोर्ट के रिगार्डिंग है, 3 सेशन जज के रिगार्डिंग है। और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस यही कह रहा है कि जो कोर्ट सुनेगा वो यही मान के सुनेगा कि मेरे ही पास ही फाइल ही हुआ था। ये नहीं कि मुझसे रिफर किया गया, ये भेजा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब मेरे ही पास फाइल हुआ था, लेकिन वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे आ रहा है वो सारे मैटर उसके पास। तो ये हो गया मेड बिफोर हिमसेल्फ। सबसेक्शन 4, where an application for revision is transferred by the high court to the session judge, अगर ट्रांसफर हुआ है, no further application for revision shall lie to the high court or to any other court at the instance। फिर से वही बात जो 2 बार मिल चुकी है, तीसरी बार मिल रही है। ठीक है, 2 बार मिल चुकी है ये वाली बात, तीसरी बार मिल रही है कि अगर अगर जो है रिवीजन का एप्लीकेशन हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया सेशन जज के पास, तो सेशन जज सुन लेगा, तो फिर हाईकोर्ट भी नहीं सुनेगा उस चीज को। अब ये नहीं कि हाईकोर्ट जो इसको भी भेज दिया इसके पास सुनने के लिए, दोनों कोर्ट ऑफ सेशन सुन लिया, अब सेशन जज डिसीजन भी दे दिया। अब ये नहीं कि इनमें से फिर कोई हाई कोर्ट के पास आएगा कि आप भी सुन लीजिए रिवीजन का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है कि रिवीजन का पिटीशन दोनों में से कोई एक ही सुनता है, और एक सुन लिया तो दूसरा नहीं सुनेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो चेता निहारिका समझ में आई? कल्पना, ये लास्ट वाली बात किसी एक को ही सुनना है। ओके, तो हाईकोर्ट अगर ट्रांसफर भी कर दे, हाईकोर्ट ट्रांसफर भी कर दे कि तुम सुनो, जिस वे में भी, चाहे जिस वे में भी कोई एक ने सुन लिया तो दूसरा नहीं सुनना है। ठीक है, दूसरे को नहीं सुनना है। तो लास्ट वाली यही लिखा हुआ है कि ट्रांसफर भी हाईकोर्ट ने भेज दिया था कि कोर्ट ऑफ सेशन में सुनो, तो दोबारा हाईकोर्ट नहीं सुनेगा उस चीज को, क्योंकि रिवीजन का पिटीशन कोई एक कोर्ट ही सुनेगा, चाहे वो अकेला हाईकोर्ट सुन ले, चाहे वो अकेला कोर्ट ऑफ सेशन सुन ले। अब है ऑप्शन टू हियर, सॉरी, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, 444, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज लिखा है, save as otherwise expressly or expressly provided by this no party has a right to be heard। okay, general rule क्या है कि no party has any right to be heard either personally or by advocate before any court exercising its power of revision। रिवीजन पिटीशंस की जब हियरिंग चल रही होती है तो पार्टीज के पास हियरिंग का राइट नहीं होता है। पार्टीज हैव नॉट राइट टू बी हर्ड। ओके, रिवीजन पिटीशन के समय जनरली पार्टी के पास राइट टू बी हर्ड नहीं होती है। एक ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई जजमेंट पास हो रही होती है तो एक्यूज को सुन करके होती है। जनरल रूल यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्शन ऑफ पार्टी, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, हेडिंग से भी क्लियर है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि पार्टीज को सुने या ना सुने, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। जनरली नो पार्टी हैव एनी राइट टू बी हर्ड, किस कोर्ट के सामने? जो रिवीजन का एप्लीकेशन सुन रहा है। बट द कोर्ट में, मतलब डिस्क्रिशन है, इफ इट थिंक्स फिट व्हेन एक्सरसाइजिंग द पावर हियर एनी पार्टी आइदर पर्सनली और बाय एडवोकेट।
सुन सकता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है। तो इतना ही बात हो गया इसमें कि जनरली पार्टीज हैव डू नॉट राइट टू बी हर्ड, बट इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू हियर और नॉट टू हियर। को लग रहा है कि सुननी चाहिए तो सुन सकता है, कोर्ट को लग रहा है कि सुननी जरूरी नहीं है तो नहीं सुन सकता है। ठीक है, ठीक है ऐसी। तो वो वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, नो पार्टी हैज एनी राइट टू बी हर्ड। ओके, नो पार्टी हैज एनी राइट टू बी हर्ड। और बट के बाद उसका एक्सेप्शन है, बट के बाद की डिस्क्रिप्शन दे दिया है कोर्ट को कि कोर्ट सुन भी सकता है। हेडिंग से भी क्लियर है कि ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टी, कोर्ट के पास ऑप्शन है, यानी कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि सुने या ना सुने। अब है 445 हाई कोर्ट ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। जैसा कि हमने पढ़ा है, रेफरेंस के बाद जब आती है, रेफरेंस के बाद जो कोर्ट की ओपिनियन होती है वो देता है, वो सर्टिफाई होती है और उसी के कंफर्मिटी के साथ नीचे डिसीजन होती है। वैसे ही यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब एनी व्हेन ए केस इज रिवाइज्ड अंडर दिस चैप्टर बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में जब डिसीजन दे देता है तो क्या होगा, वो सर्टिफाइड डिसीजन टू द कोर्ट बाय विच, वो उस कोर्ट को भेज देगा जिस कोर्ट के ऑर्डर को रिवाइज किया है, जिस कोर्ट का ऑर्डर को रिवाइज किया है उस कोर्ट को भेज देगा। और वो कोर्ट क्या करेगा, इन कंफर्मिटी विद द ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, उसको ऑर्डर पास करेगा, क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। फिर करेगा, कह रहा है कि एंड द कोर्ट टू विच द डिसीजन ऑर्डर इज सो सर्टिफाइड, मतलब इसको मिला है, भेजा गया है, shall thereupon make such order as are conformable to the decision, as are conformable to the decision so certified। मतलब जो हाई कोर्ट ने भेजा है या डिसीजन है, जो सेशन कोर्ट का डिसीजन है, उसी के कंफर्मिटी के साथ केस को क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर जरूरी पड़े तो रिकॉर्ड्स को भी अमेंडमेंट कर देना है। तो वही जनरल बात है कि जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन रिवीजन में अपना जजमेंट दे देता है तो उसके बाद वो उस कोर्ट को भेज देगा जिस कोर्ट का ऑर्डर को रिवाइज किया है। और वो कोर्ट क्या करेगा, जो पास किया, वो नीचे वाली कोर्ट क्या करेगा, जिसके ऑर्डर को रिवाइज कर दिया गया, वो कोर्ट उसको लेने के बाद उस हाई कोर्ट के या सेशन जज के कंफर्मिटी के साथ केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। मतलब वैसे ही डायरेक्शन पास करेगा जो कि हाई कोर्ट ने बोला हुआ है या जो कि सेशन कोर्ट ने बोला हुआ है। ठीक है ऐसी। यस सर। तो ये हो गया रिवीजन। कोई डाउट एराइज हुआ अभी, कोई क्वेश्चन पूछना है रिवीजन से या रेफरेंस से? तो रेफरेंस या रिवीजन में कोई सेक्शन में कोई डाउट? निहारिका, सुचेता, कल्पना, तुम लोग को कोई डाउट? सर अभी तो नहीं है। ओके ओके। फिर हम लोग इसके बाद जो पढ़ना है वो बेल पढ़ना है सबसे पहले। बेल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद फिर बची हुई सेक्शंस पढ़ते हैं। बेल के बाद फिर शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो सेक्शन छोड़ा हुआ है वो सेक्शन पढ़ना है स्टार्टिंग से। और बेल को स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए आज? बोलो जैसा भी। निहारिका, किया जाए स्टार्ट? सर जैसे आपको ठीक लगे। ओके ठीक है। यसी बताओ। सर जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो फिर हम लोग 10-15-20 मिनट बेल का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, प्रोविजन कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेल का हम लोग इंट्रो समझ लेते हैं। बेल जो होता है वो क्या है, अगर अपने शब्दों में बताना हो तो कोई बताएगा? बताओ निहारिका, बेल से क्या समझती हो? सर बेल मतलब तब मिलती है जब कोई कोई भी इंसान कस्टडी में होता है एंड अच्छा उनको अच्छा। टेम्पररी रिलीज कर दिया जाता है उनके सेंटेंस से, तो हम्म। उसको बेल बोलते हैं। ओके ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? ऐसी तुम कुछ बताना चाहोगी? सुचेता, कल्पना? निहारिका ने बताया टेम्पररी रिलीज। किसकी होगी? किसी एक्यूज की होगी। टेम्पररी रिलीज किसी एक्यूज की फ्रॉम फिजिकल कस्टडी। और सेम टाइम पे इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करेगा? हिज प्रेजेंस एट ट्रायल। ठीक है, देखिए ये तीन चीज जो मैंने लिखी हुई है, ये मिलकर के बेल का डिफिनीशन कंस्टिट्यूट हो जा रहा है।
बेल में यही होता है, किसी एक्यूज पर्सन का टेम्पोररी रिलीज की जाती है। बेल इज द टेम्पोररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज पर्सन। एक्यूज पर्सन से आप समझते हैं जो किसी क्राइम का करने का एक्यूजेशन है जिसपे, ठीक है, बस एक्यूजेशन है, कन्विक्शन नहीं है, कोई क्राइम करने का एक्यूजेशन है किसी एक्यूज पे, दैट इज एक्यूज पर्सन। तो बेल इज द टेम्पोररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज पर्सन फ्रॉम फिजिकल कस्टडी। मैंने फिजिकल कस्टडी लिखा हुआ है बिकॉज जब कोई पर्सन बेल पे भी होता है, वो मानी जाती है, वो माना जाता है he deemed to be in the constructive custody of the court। वो कोर्ट के कस्टडी में ही मानी जाती है, माना जाता है कि वो अभी भी कोर्ट के कस्टडी में, भले ही वो रिलीज है, बाहर घूम रहा है, बट बस उसका फिजिकल जो कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी है उससे उसको छोड़ दिया गया हुआ है। फिजिकली उसकी लिबर्टी को नहीं कर्टेल की गई है, उसको कस्टडी में फिजिकली बंद नहीं रखा गया हुआ है, उसको रिलीज कर दिया गया हुआ है, बट अभी भी वो कोर्ट के कस्टडी में ही माना जाता है, ठीक है, एक बेल पे रिलीज पर्सन कोर्ट के कस्टडी में ही माना जाता है। दैट्स व्हाई बेल इज द टेम्पोररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज फ्रॉम द फिजिकल कस्टडी। किस चीज का कस्टडी? कोर्ट के, फ्रॉम द फिजिकल कस्टडी से उसको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन ये उससे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, while ensuring his presence at trial, ठीक है, साथ साथ उस पर्सन का ट्रायल में प्रेजेंस को इंश्योर किया जाता है, मतलब उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है ताकि वो ट्रायल में आए। बस छोड़ने का मतलब नहीं है, छोड़ रहे हैं कि तुम रहो, तुमको, क्योंकि ये प्री ट्रायल डिटेंशन होती है, किसी का प्री ट्रायल डिटेंशन होती है, प्री कन्विक्शन डिटेंशन होती है, कन्विक्शन के पहले होती है, बेल मिलती है। जिस बेल की अभी बात हो रही है, एक बेल वो भी मिलती है जो कन्विक्ट हो गया है, अपील फाइल करने के लिए बेल मिल रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी है कुछ दिन पहले। लेकिन ये हम पहले जनरल प्रोविजन ऑफ बेल पढ़ रहे हैं, उसमें कन्विक्शन के पहले ही की बात हो रही है। तो ये इंश्योर किया जाता है कि पर्सन आगे की जो भी लीगल प्रोसीडिंग होने वाली है उसमें वो अटेंड करे उसको, ये नहीं कि भाग जाए, ठीक है, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है कि वो इस वादे के साथ छोड़े जाते हैं कि जब तुमको बुलाएगा कोर्ट तब तुम आओगे, जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको फेस करोगे, जो चार्जेस तुम पे इम्पोज हुए हैं उसको फेस करोगे। समझ में आ रही है बातें? तीनों बात समझ में आ रही है? निहारिका, यस्सी, सुचेता, कल्पना? यस सर। ओके, तो इस तीनों को कंबाइन करके आप बोल सकते हैं कि बेल इज द टेम्पोररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम फिजिकल कस्टडी while ensuring his presence at the trial। ये इंश्योर करते हुए कि वो ट्रायल में प्रेजेंट हो, उसकी टेम्पोररी रिलीज कर दी जाती है उस एक्यूज पर्सन की, किस चीज से? फिजिकल कस्टडी से, फिजिकल कस्टडी से। और एट दैट टाइम भी जो एक्यूज होता है वो रिमेन्स इन द कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ कोर्ट। accused still remains in the constructive custody of the court। अभी भी एक्यूज कोर्ट के ही कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए क्योंकि वो फिजिकल उसका जो कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी वो नहीं किया गया है, फिजिकल जो है फिजिकली उसको छोड़ दिया गया हुआ है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव कहा जा रहा है कि बस कंस्ट्रक्टिवली अभी भी वो कोर्ट के कस्टडी में ही है, एक बेल प्रिविलेज्ड पर्सन, ठीक है। सुचेता, समझ में आ रहा है कैसे वो कंस्ट्रक्टिवली है? क्योंकि जब जब बुलाएगा कोर्ट वो आएगा, कोर्ट अगर बेल को कैंसिल कर दे तो जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट ने वादे के साथ छोड़ा हुआ है कि तुम ये सब बात मानो, मैंने तुमको छोड़ा हुआ है, तुम ये सब नहीं मानोगे तो अभी जेल में बंद कर देंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सुचेता बताओ। जी सर। तुम बेल पे तो नहीं बाहर हो ना? हाँ, तुम जो है कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ कोर्ट में तो नहीं हो ना, एक्चुअली बाहर हो? बोल नहीं रही सुचेता, डाउट डाउट क्रिएट हो रहा है। चलिए, सुचेता को साइलेंस को आप लोग जिस रूप में समझ सकते हैं। ओके, अच्छा, बेल जो है डेफिनेटली इट इज नॉट एन एक्विटल। एक्विटल से बेल का कोई लेना देना नहीं, एक्विटल से बेल का कोई लेना देना नहीं। जब भी कोई बेल का डिसीजन आती है बड़े केसेस में, किसी सेंसिटिव केसेस में, तो जो नॉन लॉ पर्संस है ना, नॉन लॉ पर्संस है कई सारे, वो एकदम ये हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं कि ये तो क्या हो गया, कि कोर्ट्स को गाली देने लगते हैं, जुडिशरी को गाली देने लगते हैं, और कि कुछ नहीं होने जाने का है, क्राइम करके ये हो गया, छूट गया, हो गया।
उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि बेल से एक्विटल कन्विक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एट द स्टेज ऑफ बेल इवन क्या क्या कंसीडर करनी है, क्या कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। 3-4 साल पहले ऐसे ही किसी इंस्टाग्राम पे मैंने किसी को रिप्लाई किया हुआ था, बहुत में ये किसी पोस्ट पे इसी चीज पे को लेकर के, मतलब किसी को नहीं, वो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसी के एडमिन ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया हुआ था, मतलब एक इंस्टाग्राम चैनल का एडमिन ने, तो उसको मैंने समझाया हुआ था, फिर वो समझा भी और फिर उसको डिलीट किया था उस पोस्ट को। मतलब उस बस बेल देने से लगता है कि हाँ अन्याय हो गया, पूरा वो डिसीजंस आ गए और सब कुछ हो गया। एक्विटल को, बेल को लोग एक्विटल मान लेते हैं, कौन, वो जो नॉन लीगल पर्सन होते हैं कि बेल पे रिलीज कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया, बट बेल का एक्विटल से कोई लेना देना नहीं है, बेल का कन्विक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम लोग जो बेल पे रिलीज होते हैं उनकी कन्विक्शन होती है, जरूरी नहीं है कि जो जेल में बंद है बेल नहीं मिली उसकी कन्विक्शन हो रही है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बेल एंड कन्विक्शन, ओके। बेल बहुत ही प्राइमरी स्टेज की चीजें हैं, बेल डिसाइड करते हुए बहुत ही कम चीज कंसीडर की जाती है, प्राइम ऑफ एफआई चीजों को कंसीडर की जाती है, मेरिट पे केस को देखना भी नहीं होती है, एविडेंस आई नहीं होती है उस स्टेज पर। जब ये सब ग्राउंड है कि किसी एक्यूज के प्रिजम्पशन को, सॉरी इनोसेंस को प्रिज्यूम करना है, ना कि उसके गिल्ट को, इस सब को कंसीडर करते हुए बेल मिलने के चांसेस ज्यादा होने भी चाहिए, एक्चुअली भी ज्यादा होने चाहिए। जब तक कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो बेल डिनाई करने का, नहीं बेल ग्रांट ही होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए कि नहीं निहारिका? होनी चाहिए सर। हाँ, बिकॉज बेल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बेल डिसाइड इज अ किया है, रूल, बेल इज अ जेल इज एन रूल। एक्सेप्शन। हाँ बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आती नहीं है लोगों को, मतलब जिनका एसोसिएशन लॉ से नहीं है, वो बस देखेंगे कि अरे रेप केस था बेल मिल गया हो गया मतलब जुडिशरी एकदम खत्म हो गई। मर्डर केस था बेल मिल गया हो गया, जुडिशरी खत्म हो गई। इसने जैसे वो जो सुसाइड किया हुआ था, कर्नाटका का था ना शायद, जो उसने सुसाइड किया हुआ था, उसको उसके उसकी वाइफ को और उसके फैमिली मेंबर वाले को बेल मिल गया था, हो गया जस्टिस खत्म हो गया। इस तरह की चीजें हो रही थी। वहन छोड़ो, वो जो वही केस जिस पे मैं बता रहा हूँ, जो कर्नाटका का ही था ना जिसने सुसाइड किया हुआ था और बहुत बड़ा न्यूज बन गया, वो इंजीनियर जो था, कहाँ का था, जो मेल अपनी बीवी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया हुआ था। यस सर, वही का था। यस सर, हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये तो बेल मिलने पे हुआ ही, वैसे ही जब बेल मिला तो पूरा छा गया न्यूज में, मतलब कि हाँ हो गया, मतलब जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है कोर्ट को, कोर्ट ने बेल दे दिया। और फिर उसके बच्चा के जो कस्टडी थी वो दे दी गई, मतलब फिर से उसकी मतलब गर्ल्स वाले फैमिली को ही दे दी गई, उसको नहीं ग्रांट की गई, जो हस्बैंड का फैमिली वाला था उसको नहीं ग्रांट की गई। फिर होने लगा कि हो गया अन्याय, ये हो गया, फिर इनजस्टिस हो गया कि उसका उसका पति मर गया, मार दिया गया प्रताड़ित कर करके, लेकिन बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा रही। जबकि अगर देखी जाए जो भी गार्जियनशिप का लॉज है उसको देखते हुए, मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब रेयर चांस है कि वो मिलता, जो बच्चा हमेशा से उसके पास रह रहा है, जो ठीक से जानता भी नहीं है उसके फैमिली मेंबर वाले को, अपने अपने फादर के फैमिली मेंबर वाले को, और बच्चे को ओपिनियन कंसिडर करने हैं, उसमें अदर चीजें मैटर ही नहीं करती ना, जब इशू में हो कि बच्चे की कस्टडी किसको दे दी है। तो द ओनली थिंग विच इज कंसिडर्ड इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, नथिंग एल्स। कोई भी चीज कितनी भी बड़ी मैटर हो, वो चीज कंसिडर ही नहीं करनी होती, ये है लॉ लॉ लॉ। और यही सही है, यही होना भी चाहिए। बट इससे किसको मतलब है, वो तो हुआ कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसको नहीं मिला। होता है कि नहीं ऐसा यस्ती, जो मैं बोल रहा हूँ होता है कि नहीं? यस सर। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी डिसीजन आती है बेल की, चाहे जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, जो बाकी लोगों को पता चलता है, उसको लगता है कि इस केस में मिल गया, अन्याय हो गया, इसको जैसे उसको कस्टडी दे दिया गया तो अन्याय हो गया कि क्या से क्या हो गया, ऐसा लगता था, जबकि बहुत छोटी सी बात थी। और वही होना ही चाहिए था, मोस्टली वही होता, रेयर हो जाता कि अगर उसको कस्टडी ना दे करके किसी ऐसे को दे दिया जाए जो ठीक से बच्चा को जानता नहीं, जिसके पास बच्चा भी नहीं जाना चाहता है। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक्चुअल में वो प्रताड़ना हुआ कि नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर बीवी ने सच में टॉर्चर किया उस अपने हस्बैंड को, ये एक रेलिवेंट कंसिडरेशन है ही नहीं उस बच्चे की कस्टडी देखते हुए। हाँ, बच्चे के साथ कैसा पेश आया जा रहा है ये रेलिवेंट कंसिडरेशन है, बस बच्चा पे फोकस करके ही सारी चीजें देखनी है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड क्या है, दैट इज द ओनली कंसिडरेशन उस केस पे। तो
तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेल के बारे में। तो हाँ, बेल एक्विटल से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितनी भी हीनियस केसेस हो बेल मिल सकती है। ओके, हाँ, ज्यादा हीनियस होने से और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर की जाती है व्हाइल ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग बेल। व्हाट आर द फैक्टर्स which is taken into consideration by the court and which has been decided by the Supreme Court to take into consideration by the court while granting or rejecting bail। बेल को ग्रांट या रिजेक्ट करते समय क्या क्या कंसीडर करनी है वो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बार बार हेल्ड किया हुआ है कि वो डिसीजन सॉरी वो चीजें कंसीडर करते हुए आपको बेल देनी है या बेल रिजेक्ट करनी है। बाकी डिटेल्ड में नहीं घुसनी जाती है, मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जानी होती है बेल देते केस में, एविडेंस को नहीं ढूंढनी होती है कि सारे एविडेंस आ जाए फिर हम बेल दें। प्राइमा फेसाई क्या चीजें हैं और जो अदर चीजें होती हैं वो देखी जाती है बेल देते समय। और इक्विटल तो पूरे ट्रायल के बाद होती है, सब कुछ को देखते समय। वहां पे सब कुछ क्या मैटर करता है, वहां मेरिट ऑफ द केस ही सब कुछ है। वहां जो एविडेंसेस हैं उसके उस जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है दैट मैटर्स व्हाइल डिसाइडिंग द केस फाइनली, इक्विटल या कन्विक्शन। बट एट द स्टेज ऑफ बेल दैट डज नॉट मैटर। सो बेल इज नॉट एक्विटल एट ऑल। अगर हम बात करें कि कुछ व्हाट इज द फाउंडेशन, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ बेल, बेल का क्या फाउंडेशन है, बेल का जो पूरा जुरिस्प्रूडेंस है, द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल, उसकी क्या फाउंडेशन है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो इंसान की लिबर्टी होती है, जो आजादी होती है, वो क्या एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? फंडामेंटल राइट यस है सर। कि नहीं? लिबर्टी फंडामेंटल बिल्कुल है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, आर्टिकल 19 में भी कई तरह की लिबर्टी की बात की गई है, कई तरह की फ्रीडम की बात की गई है। तो लिबर्टी इज अ वेरी बेसिक, इट्स अ ह्यूमन राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट एंड आल्सो इट्स अ ह्यूमन राइट है। और इसकी कर्टेलमेंट करनी होती है। जब किसी पर्सन को पकड़ के हम जेल में बंद करते हैं तो हम उसके लिबर्टी को कर्टेल कर रहे होते हैं। वो लिबर्टी जो वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट है, और वो हम तब कर्टेल कर रहे हैं जब उसकी कन्विक्शन भी नहीं हुई है। दैट्स व्हाई ये जरूरी होती है कि बेल जो लिबर्टी है उसका आर्बिट्रेरी कर्टेलमेंट ना हो जाए, और उसकी लिबर्टी को हम इंश्योर करें। ये करने के चांसेस बढ़ाए जाते हैं कि उसकी लिबर्टी इंश्योर हुए। और जब हम कर्टेल कर रहे हैं तभी करें जब सच में जरूरी है उसकी लिबर्टी कर्टेल करने की, सच में जरूरी है। तो लिबर्टी ऑफ द एक्यूज जो होती है, लिबर्टी ऑफ पर्सन जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बेसिक फाउंडेशन है इस पूरे बेल का, जुरिस्प्रूडेंस का, बेल के प्रिंसिपल का। क्योंकि लिबर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है सारे इंडिविजुअल्स का, और इसको कर्टेल करना पड़ता है जब किसको जेल में डालने होती है। एक ये हो गया लिबर्टी हम लोग डिस्कस किए, और हो गया प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, दुनिया में जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस है, दुनिया में जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस है, वो इस एटलीस्ट इस प्रिंसिपल को जरूर कंसीडर करते हैं कि देयर मस्ट बी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, उनके जो क्रिमिनल लॉ है उसका बेसिस ये हो, क्रिमिनल लॉ का बेसिस ये हो। अगर क्रिमिनल लॉ का बेसिस ये नहीं है तो वो देश को सिविलाइज्ड नेशन नहीं कहा जा सकता है। कि जब तक एक्यूज गिल्टी ना हेल्ड हुआ हो, ये प्रिज्यूम करे लॉ कि वो इनोसेंट है, और उसके साथ वैसा ही उसके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाए। ओके, उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट हो ये ध्यान में रखते हुए कि वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ है, और कन्विक्ट नहीं हुआ है तब तक अभी तक वो इनोसेंट है। और उसके चीजों को हम राइट्स को कर्टेल तो करेंगे, लेकिन बाई बाई लिमिटेशन, विथ लिमिटेशंस, वो लिमिटेशन के साथ कर्टेल करेंगे। ये नहीं कि हम इतना कर्टेल कर दे कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का वैल्यू ही ना रह जाए, इतना परेशान कर दे कि वो अभी ही लगे कि कन्विक्टेड के पास, कन्विक्टेड होने के बाद जैसी झेलना पड़े वो अभी ही झेलता है। ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज होती है, बिल जो होता है वो दो इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करता है। पहला हो गया सोसाइटल इंटरेस्ट, दूसरा हो गया वही इंडिविजुअल लिबर्टी जो हम अभी डिस्कस किए। बिल ना देने से क्या कर्टेल हो रहा है, बिल ना ग्रांट करे इंडिविजुअल लिबर्टी को हम हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सब लॉन्ग आंसर में ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। आधे एक पेज में बेल लिखने के पहले आप बेल के कंसेप्ट को, उसके बेसिस को तो एक्सप्लेन करेंगे ना। बेल अगर हम ना दे तो उसके इंडिविजुअल लिबर्टी को हम कर्टेल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक ह्यूमन राइट है। और अगर बेल हम दे दे तो हम सोसाइटल इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन एक्यूज्ड है, उसने एक क्राइम किया हुआ है,
वो सोसाइटी में फेयर क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी के लिए थ्रेट बना हुआ है और उसको हम छोड़े हुए हैं बाहर रहने के लिए, तो वो सोसाइटी के लिए थ्रेट पैदा कर रहा है। सोसाइटी में उसमें इससे टेंशन, सोसाइटी में टेंशन, इनसिक्योरिटी आएगी, टेंशन पैदा होगी, डरे रहेंगे लोग। तो देने से ये हैम्पर हो रहा है और ना देने से ये हैम्पर हो रहा है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में ही बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। बेल दे देने से, ना देने से सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए एक इंडेंजर होता है कि दोबारा क्राइम कर देगा तो फिर से और हिंगस हो गया, ठीक है, दोबारा क्राइम करने के चांसेस होते हैं एक्यूज पर्सन के। तो देयर इज टू इंटरेस्ट जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और इसी में बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। तो बिल के प्रिंसिपल्स वैसे ही बनाए गए हैं जो दोनों में बैलेंस बनाए, कि बहुत ज्यादा हीनियस है, चांसेस है कि वो पर्सन जो है सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, फिर से क्राइम कर सकता है, एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है, तो बेल ना दिया जाए। लेकिन चांसेस नहीं है, भले ही एलिगेशंस लग गए हैं उसके ऑफेंस करने की, लेकिन चांसेस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या इवन सेकंड टाइम ऑफेंडर है, लेकिन चांसेस नहीं है कि वो कुछ करे, किसी को हैम्पर करे, दोबारा क्राइम करे, इस तरह चांसेस नहीं है। वो सब कुछ मानने को तैयार है कंडीशंस, तो उसको बेल दे देनी चाहिए, ठीक है। तो बेल जो है, द कंसेप्ट ऑफ बेल जो है, ट्राई टू मेक बैलेंस बिटवीन दीज टू कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, एंड दीज टू इंटरेस्ट in itself is a very big and very huge which can't be neglected। ना ही हम पर्सनल लिबर्टी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ना ही हम सोसाइटल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यस्सी? यस सर। ओके, बेल के प्रोविजंस हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो पॉपुलर टाइप्स ऑफ बेल है हम उसका बस ये देख लेते हैं कैसे कैसे उसको बांटी गई है। अब जैसे कई कई सारे मेजर टाइप्स कई सारे मेजर टाइप्स बनाई गई है बेल की, जैसे बेल इन, बेलेबल ऑफेंस, बेल इन बेलेबल ऑफेंस हो गया, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। प्रोविजन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं सब कुछ। बेल इन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे मिलेंगे, ये एक अलग ही कैटेगरी ऑफ बेल है, जिसमें कंसिडर की जाती है कि हाँ बेल जो होता है मैटर ऑफ राइट बन जाता है, मैटर ऑफ राइट बन जाता है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। कंडीशन इंपोज हो सकती है, कंडीशन इंपोज हो सकती है, बट बेल नहीं रिजेक्ट की जा सकती है। अगर पुलिस, ये क्या कर सकता है, पुलिस भी दे सकता है, कोर्ट भी दे सकता है, कंडीशंस इंपोज की जा सकते हैं, बट बेल नहीं रिजेक्ट की जा सकती है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। बेलेबल ऑफेंस में बेल मैटर ऑफ राइट होती है, बेल पुलिस या कोर्ट कोई भी दे सकती है, बेल डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, नहीं होती है, मतलब देना ही देना है, कंडीशंस इंपोज की जा सकती है, उसमें भी रिलैक्सेशन देनी होती है अगर बेल पे अगर ना फुलफिल कर पा रहा है। तो ये बेलेबल ऑफेंस का बेल होता है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में कल। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन हो जाता है, बस कोर्ट दे सकती है, कोर्ट ओनली। तो राइट हुआ, यहाँ डिस्क्रिप्शन बन गया, ये राइट नहीं है, नॉट क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, राइट की तरह नहीं क्लेम की जाती, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। कंडीशन तो इसमें भी इंपोज होगी, कंडीशन तो इसमें भी इंपोज होगी, ओनली कोर्ट दे सकता है। ओके, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल बस कोर्ट दे सकता है, पुलिस नहीं दे सकता है, कंडीशन इंपोज की जा सकती है, मैटर ऑफ राइट नहीं है, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है यसी, बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ दोनों सबके बारे में, समझ में आ रहा है यसी? यस सर। एंटीसिपेटरी बेल क्या है, डिस्क्रिप्शन है या राइट है? कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, दे या ना दे। कौन दे सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट दे सकता है। कंडीशंस इंपोज डेफिनेटली की जाएगी, इंपोज की जाएगी। कंडीशन हो गया, मैटर ऑफ राइट नहीं है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। कोर्ट ओनली, कोर्ट मैंने लिख दिया कि कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट दे सकता है, यहाँ पे तो कोई भी कोर्ट दे सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे सकता है। मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो सब में दे सकता है, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल भी हाई कोर्ट का, एंटीसिपेटरी बेल भी डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट का। कौन कौन कोर्ट दे सकते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है।
उसके नीचे का कोर्ट नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी सब दे सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लिख नहीं रहा हूं तो ऐसा नहीं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। कंडीशंस इंपोज डेफिनेटली की जाती है, और ये भी मैटर ऑफ राइट नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल भी मैटर ऑफ राइट नहीं है। एक बेल समझ में आया, तीनों तीनों टाइप का बेल, ये बेसिक किसका, निहारिका, सुचेता और कल्पना बताओ। यस सर। ओके, से सबका प्रोविजन हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, सब मैं बस इंट्रो बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन सब पे, जो मैंने बताया कि कौन सा राइट है, कौन सा डिस्क्रिप्शन है, कौन कोर्ट दे सकता है, ये राइट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कोर्ट पुलिस दोनों दे सकता है, पुलिस भी दे सकता है, ये सब बस कोर्ट दे सकते हैं, वो भी ये बस हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है, ये मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। ये राइट है, नहीं है, ओके। कंडीशंस किसी में भी इंपोज की जा सकती है, कंडीशंस किसी में भी इंपोज की जा सकती है। एक हमने और पढ़ा था डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल किस सेक्शन में पढ़ा था, किसी को याद है? वन 167 सीआरपीसी का, या 187 बीएनएसएस का, 187 बीएनएसएस में भी पढ़ना है डिफॉल्ट बेल। 187 बीएनएसएस या 167 सीआरपीसी, दोनों में डिफॉल्ट बेल का था, जब इन्वेस्टिगेशन जो होता है नहीं कंप्लीट हो पाता है, और वो जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस कर जाता है, जो स्टैट्यूट ने टाइम लिमिट सेट किया हुआ है वो क्रॉस हो जाता है, तो डिफॉल्ट बेल के लिए इंसान एलिजिबल हो जाता है, एक्यूज एलिजिबल हो जाता है, और ये भी क्या होता है, मैटर ऑफ राइट होता है, ये राइट बन जाता है, डिस्क्रिप्शन नहीं। डिफॉल्ट बेल इज क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, बट मैंने बताया था डिफॉल्ट बेल मिलने के लिए दो चीज जरूरी होती है, क्या, कि पर्सन जो है वो फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेल का फाइल करना पड़ेगा, दूसरी बात जो कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, ओके, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ओके। तो लेकिन फिर भी अगर ये कर रहा है तो वो कंपलसरी है कि उसको मिलेगा, उसके बाद नहीं रिजेक्ट की जा सकती है डिफॉल्ट बेल, दैट्स व्हाई इट इज मैटर ऑफ राइट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, unlike anticipatory bail and unlike bail in non-bailable offense. Bail is a matter of right in bailable offense also, in default bail also, and bail is a matter of discretion in non-bailable offense and in anticipatory bail. Okay, निहारिका? यस सर। ओके, तो इसी नोट पे हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं, और ये बेल का इंट्रोडक्शन था, बेल के प्रोविजंस और भी बहुत कुछ, केस लॉज, कंसिडरेशंस, जो फैक्टर्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं बेल देते समय, ना देते समय, बहुत कुछ पढ़ना है बेल में, बेल तो बहुत बड़ी टॉपिक है, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है यसी?